रोशनी आवाज আছে? ঠিক আছে ओके হয়ে যাচ্ছে। ओके ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। तो सैटरडे मॉर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग काफ़ी सारा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं ज्योति, है ना? मतलब ऑलरेडी हम लोग, अच्छा ज्योति को मैंने क्लास शेयर नहीं किया, सॉरी ज्योति, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, कर दूंगा तुम्हें। अच्छा देखो, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग अल्टीमेटली, चलो बोल ही दिया, अल्टीमेटली हम लोग क्या क्या सीख लिए। हम लोग स्टार्ट तो कर चुके हैं, दैट इज आपका सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में हम लोग ऑलमोस्ट जो जो मेन मेन सिंगल कैंडलस्टिक्स था हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मैं आप लोगों के साथ बताता हूं कि क्या क्या टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर भी गिना सकता हूं, काउंट कर लीजिए एक बार। जैसे हम लोग मारूबोजू कर चुके हैं, हम लोग स्पिनिंग टॉप कर चुके हैं, दोजी कर चुके हैं, फिर हम लोगों ने पेपर अम्ब्रेला किया, पेपर अम्ब्रेला में हैमर पैटर्न, पेपर अम्ब्रेला में हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, ईच एंड एवरी पैटर्न का बुलिश एंड बियरिश, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन द सेंस आज बाई करके, इधर लॉन्ग का मतलब होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉन्ग पोजीशन एक शॉर्ट पोजीशन, टर्म अलग होता है। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म बोल दिया, बट दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, दोनों वे से ही मार्केट से हम लोग इनकम कर सकते हैं। एक मार्केट का जब बुलिश मूवमेंट हो उसमें बाई करने को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन में बाई करना, एंड जब मार्केट का बियरिश मूवमेंट हो, मतलब डाउन ग्रेडेड मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट में अगर कोई पहले सेल करके बाद में बाई करता है तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो बियरिश मूवमेंट हमें शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देता है, और बुलिश मूवमेंट हमें लॉन्ग 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 कॉन्सेप्ट में पोजीशन देता है। लॉन्ग इन द सेंस आज बाई करके कल सेल करना, या फिर 2 दिन 3 दिन जो भी सिचुएशन हो, एज पर दैट सिस्टम। ठीक है, मतलब मोटा मोटी स्विंग ट्रेडिंग, एक मंथ तक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम माना जाता है। नॉर्मली 1 वीक इज बेस्ट, बट 1 मंथ या 2 वीक्स, 1 वीक या फिर 1 डे, जो भी आप लोग जानते हैं। कोई ट्रेडर बनता है, स्काल्पर बनता है, कोई स्विंग ट्रेडर बनता है, कोई मंथली ट्रेडर बनता है, तो उसमें तो अपने अपने हिसाब से है कि कौन किस तरह से ट्रेड करेगा, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट पॉइंट इज दैट कि अल्टीमेटली ये सारा का सारा कैंडल, आप जो भी जिस भी तरह का ट्रेडर बनना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ये कैंडल स्टिक्स हर चीज में यूज कर सकते हो। इवन ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स, ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स, जब भी कोई इन्वेस्टर्स मार्केट को ट्रैक करता है तो उनके लिए भी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि मार्केट को ट्रैक करने के टाइम पे जब मार्केट का ट्रेंड को समझने का कोशिश करता है, तो इसमें भी ये पैटर्न उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि अल्टीमेटली आप किस दिशा में जा रहे हो, आपका पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट किधर है करंटली, मार्केट का इमोशंस क्या है, आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सोच रहे हो फंडामेंटल लेवल में। मतलब फंडामेंटल केस में भी ना आपको टेक्निकल हेल्प करता है। मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि टेक्निकल इज टोटली फॉर ट्रेडर एंड फंडामेंटल ओनली फॉर इन्वेस्टर। ये मुझे नहीं लगता, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये मुझे नहीं लगता कि टेक्निक, मतलब हाँ ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर को ज्यादा हेल्प करता है, मतलब उनको रेगुलर बेसिस में इसी को लेके चर्चा करना होता है। बट फिर भी अगर जो भी मार्केट का अप्स एंड डाउन्स को मोटा मोटी एक लेवल में समझना चाहते हैं, उनके लिए टेक्निकल इज ऑल्सो बेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मल्टीपल मतलब जैसे सिंगल कैंडलस्टिक्स में हम लोग देख रहे थे ना, एक मारूबोजू, एक स्पिनिंग टॉप, एक दोजी, एक पेपर अम्ब्रेला, एक हैंगिंग मैन, इस तरह से एक एक करके देख रहे थे। अब अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब समझने जा रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले उसका पूरा कैरेक्टर को एकदम एनालिस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से मार्केट में देखेंगे ऐसा पैटर्न किस तरह से फॉर्म हो रहा है, एंड इसको एनालाइज करके मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ है, तो दोनों ही देखेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, मतलब इसमें 2 या 3 कैंडल बनता है, एक कैंडल नहीं, लगातार 2-3 कैंडल बनेगा, तब जाके आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का पैटर्न का नाम है इंगल्फिंग। ओके, इंगल्फ मतलब क्या बोलूं, मतलब पकड़ लेना, मतलब क्या बोल सकता हूँ, एक छोटा होगा उसके बगल में एक बड़ा होगा, ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा ना, उस छोटा वाला को ना बड़ा वाला ले लेता है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में सपोज मानिए एक कैंडल है, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल इससे बड़ा होगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इससे बड़ा होगा, या फिर उससे भी छोटा हो सकता है, डिपेंड करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि एक छोटा फिर उसके वाला बड़ा, तो इंगल्फ कर लेगा, मतलब जो छोटा है उसको बड़ा वाला इंगल्फ कर लेगा, मतलब अपने अंदर समा लेगा, सिंपल बात है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंगल्फिंग पैटर्न। तो इसी पैटर्न से हम लोग आज का मार्केट ट्रेंड को समझेंगे कि किस तरह से इंगल्फिंग पैटर्न से, मल्टीपल कैंडलस्टिक से आप मार्केट में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर एक एक करके आगे बढ़ता हूं। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होता।
स्क्रीन शेयर है? हेलो, यस। ओके। जैसे कि आप लोग अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कंटेंट आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको? ये जो भी स्क्रीन में शो कर रहा है, हेलो, क्या हाँ। स्क्रीन? ओके, हाँ आप देख, ओके, आप देख सकते हैं जैसे कि क्या हुआ? ओके, ये एक देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड ये सब तो ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल चार्ट टाइप्स, गेटिंग स्टार्टेड विद कैंडल, कैंडल का जो कैरेक्टर वगैरह है वो सब समझ लिए थे, सिंगल कैंडल स्टिक्स पार्ट 1, सिंगल कैंडल स्टिक्स पार्ट 2, सिंगल कैंडल स्टिक्स पार्ट 3, ऑलमोस्ट हम लोग ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे, ठीक है? मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे बात आज चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी बहुत अच्छा ही जा रहा है, इतना भी स्लो नहीं है गाड़ी का चक्का, गाड़ी का मूवमेंट है। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़े। तो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में पहुंचना है, मल्टीपल सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स आ गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम लोग मल्टीपल कैंडल स्टिक सीखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बात मल्टीपल क्यों है ये देखिए, आपको ये वाला जो कार्टून से भी कुछ समझ में आ सकता है। ये बड़ा वाला कैंडल है, इसके पीछे एक छोटा वाला कैंडल फॉर्म हुआ था, इसको मतलब ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है? तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है, मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये इंगल्फिंग क्यों नाम है इसका, ठीक है? मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में हम लोग फर्स्ट जो कैंडल के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है? कैसे देखने में होता है, चलिए पहले थोड़ा सा कैसे देखने में होता है वो पहले देख लेते हैं। आप लोग मुझे थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? देखिए तो, या जूम करें? जूम करें? देखिए, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हाँ। हाँ देखिए, ये वाला रेड कैंडल देखिए, पहले एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ब्लू कैंडल है ना? मतलब दैट इज पहले एक बेरिश कैंडल, दैट इज रेड कैंडल, एंड आफ्टर दैट या तो ब्लू बोल सकते हैं आप या फिर ग्रीन बोल सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे। मतलब जो भी चार्ट आप देखिए, जैसे यहाँ पर जब मैंने स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लिया गया था, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ब्लू में है, बट आप देख सकते हैं मार्केट में जब आप कैंडल्स को फॉलो करते हैं तो वहां पर ग्रीन भी दिखता है ब्लू के जगह। तो ये बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है? ये दिस इज नॉट अ बिग डील, ये तो दिखता रहता, मतलब मिल जाता है, या तो ब्लू मिलेगा या तो ग्रीन मिलेगा। इवन जो लोग ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न फॉलो करते हैं उनके लिए रेड हो जाता है ब्लैक और ग्रीन हो जाता है व्हाइट, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जब कलर सिस्टम नहीं था मार्केट में तब ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम ही फॉलो किया जाता था पुराने जमाने में, ठीक है? तब ब्लैक एंड व्हाइट होता था, मतलब रेड कैंडल ब्लैक दिखता था और जो ग्रीन कैंडल है या फिर ब्लू कैंडल है वो व्हाइट मॉडल में दिखाया जाता था, जब तब कलर कॉम्बिनेशन सिस्टम नहीं आया था मार्केट में तब, क्योंकि आज मार्केट तो आज का नहीं है, मार्केट बहुत पुराना है और कैंडल स्टिक्स भी बहुत पुराना है। तो इंगल्फ नाम क्यों दिया जा रहा है, वाई इंगल्फ, क्यों, वाई इंगल्फिंग? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि एक कैंडल फॉर्म होगा, जैसे ये बुलिश इंगल्फ है, ठीक है? दिस इज इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फ, और बुलिश इंगल्फ फॉर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? बुलिश इंगल्फ जो फॉर्म होगा वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा, और जब फॉर्मेशन आएगा ना तो पहले एक छोटा कैंडल बनेगा, ठीक है, कंपेरेटिवली। उसके बाद छोटा कैंडल इन द सेंस, मतलब जो लगातार दो कैंडल आप देख पा रहे हैं ना, दैट इज पैटर्न वन, पैटर्न वन में वो रेड में है, एंड पैटर्न टू में वो ब्लू में आ गया। और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो टोटल बॉडी है, ये टोटल बॉडी नेक्स्ट कैंडल के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। दैट मीन सिंपल बात है, ये कैंडल बना दैट इज रिलेटिवली स्मॉल, और उसके बगल में एक कैंडल बना दैट इज रिलेटिवली लॉन्ग, ठीक है? दैट मीन्स ये कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो दोनों, ये मतलब छोटा वाला जो पैटर्न वन है वो पैटर्न टू के अंदर इंगल्फ हो जाता है, मतलब ये कैंडल इसको खा सकता है, इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब इसको पूरा कवर कर लेगा। जो छोटा पैटर्न वन जो है वो पैटर्न टू के अंदर पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक इंगल्फ का, ठीक है? तभी हम लोग इसको एक साथ एक को नहीं देखेंगे, ये लगातार दो को एक साथ देखा जाता है, कभी कभी तो तीन भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन स्टैंडर्ड है कि दो देखिए करेंटली, ठीक है? ये एक बायोकॉन का ही
बायोकॉन का ही एक डेटा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जहां से इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है, यू कैन सी इट हियर। ये बायोकॉन का एक इक्विटी शेयर है जहां पर ये मल्टीपल कैंडल फॉर्म हुआ था, ठीक है, जहां पर ये मल्टीपल कैंडल फॉर्म हुआ था। तो ये मल्टीपल लेवल में ही आपको इसको ट्रैक करना है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? मतलब अभी भी मैं इसका डिटेल्स कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं बस आपको अभी इसका आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूं कि इंगल्फ देखने में कैसा होता है और इंगल्फ को मल्टीपल क्यों बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊं। हेलो, बोलिएगा आप लोग। ओके, अगर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको इंगल्फ का एक एक करके, मतलब जो भी इसका कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब इंगल्फ कब होता है, क्यों होता है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो वही, दैट इज द मेन थिंग, बैकग्राउंड को पूरा सेटअप कर लेना चाहिए, तब मार्केट में क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट हो, क्रिकेट में जैसे होता है ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में सेट कर सकते हो। और अगर आपके पास लिमिटेड शॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड शॉट में भी प्लेयर बनता है, बट उसमें बहुत परफेक्ट बनना पड़ता है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप बाद में बना लेना। इन ए सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न द ट्रेडर नीडेड जस्ट वन कैंडलस्टिक्स, है ना, ये तो हम लोग पहले ही भी देख के आ रहे हैं। सिंगल कैंडलस्टिक्स, जैसे कि हम लोगों ने मारूबोजू देखा, स्पिनिंग टॉप देखा, दोजी देखा, आप सबको याद होगा सारा का सारा, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक्स में ट्रेडर नीडेड जस्ट वन कैंडलस्टिक्स टू आइडेंटिफाई अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। However, when analyzing multiple candlesticks pattern, the trader needs two or sometimes three, कभी-कभी दो, कभी-कभी तीन, to identify a trading opportunity। मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको या तो दो चाहिए या तो तीन कैंडलस्टिक्स लगातार चाहिए। दिस मीन्स द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इवॉल्व्स ओवर ए मिनिमम ऑफ 2 ट्रेडिंग सेशन। मतलब ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इवॉल्व होगा वो लगातार 2-3 सेशन लगातार बन के फिर बनेगा। मतलब एक बार में नहीं बनेगा, एक सेशन में ही आपका कैंडल फॉर्म नहीं हो सकता, लगातार 2-3 सेशन कम से कम चाहिए होता है कैंडलस्टिक्स का, मतलब जो ट्रेडिंग फॉर्मेशन होने के लिए। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल लेवल में जाएंगे। तो इंगल्फिंग पैटर्न इज द फर्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट वी नीड टू लुक इनटू। Engulfing pattern is the needs 2 trading session to evolve. In a typical engulfing pattern, we will find a small candle on day 1. Point to be noted, हाँ, point to be noted। मतलब यहीं पर आपको engulfing में ध्यान देना चाहिए कि we will find a small candle on day 1। मतलब आप जब ट्रेडिंग ले रहे हैं तो day 1, मतलब आपका जो day 1 है, मैं मान के चलता हूं कि आप वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग, दैट इज एक दिन, दो दिन, तीन दिन के हिसाब से आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसी हिसाब से आपको बात कर रहा हूं करेंटली। तो यू विल फाइंड ए स्मॉल कैंडल ऑन डे 1 एंड रिलेटिवली लॉन्ग कैंडल ऑन डे 2। डे 1 का कैंडल आपके लिए क्या हुआ, मतलब आपका सेशन क्या हो गया, डे 1 का जो कैंडल है वो स्मॉल होगा एंड डे 2 का जो कैंडल है वो रिलेटिवली लॉन्ग होगा कंपेयर टू डे 1 कैंडल, which appears as it engulfs the candle on day 1। If the engulfing pattern appears at the bottom of the trend, it is called the bullish engulfing। अगर ट्रेंड के नीचे फॉर्म होता है, अगर ट्रेंड के नीचे फॉर्म होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। मतलब जैसे इंगल्फिंग फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे ही नीचे डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग फॉर्म होता है ना, उसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड आता है। दैट इज द मेन पॉइंट। ये आप यहां से कंक्लूजन खींच सकते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग जब भी फॉर्म होगा, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा, एंड इंगल्फिंग फॉर्म होने के बाद अप ट्रेंड होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इफ द इंगल्फिंग पैटर्न अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द एंड, टॉप ऑफ द मतलब अगर अपर ट्रेंड में फॉर्म होता है, जस्ट ऑपोजिट, दैट इज इस तरह का कुछ होता है, और वहां पर आपको इंगल्फिंग इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, लगातार दो कैंडल आप, मैं दोनों दिखाऊंगा, डोंट वरी, दोनों आएगा, ठीक है, आगे आगे सब प्रैक्टिकल भी देखेंगे। If the engulfing pattern appears at the top end of the trend, it is called bearish engulfing pattern। तब इसको हम लोग bearish engulfing बोलेंगे। मतलब अगर टॉप एंड पे होता है तो उसके बाद मार्केट डाउन जाएगा, टॉप एंड पे होने के बाद मार्केट डाउन होगा, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद मार्केट अप होगा। ये तो हम लोग हर केस में ही देख रहे हैं, हर केस में कैंडल का ये पैटर्न तो हम लोग बार बार ही चेक कर रहे हैं कि अच्छा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होने से अप ट्रेंड होने का चांसेस होता है, और अप ट्रेंड में फॉर्मेशन होने से डाउन होने का चांसेस होता है। जैसे कि हम लोगों ने पेपर अम्ब्रेला में देखा, पेपर अम्ब्रेला में दो पैटर्न था, आई होप आप लोगों को याद है, हाँ सर, सभी को याद है ना। पेपर अम्ब्रेला में दो पैटर्न था, एक था हैमर और एक था हैंगिंग मैन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि ये आपका, ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्या था, ये पेपर अम्ब्रेला में ये हैंगिंग मैन था, है ना, ये देखिए हैंगिंग मैन था। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, और हैमर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ के आए, लास्ट हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने इस तरह का, अच्छा ये शूटिंग स्टार था, सॉरी,
मैं ये वाला बोलना चाह रहा था, दिस वन, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हो गया हैंगिंग मैन, ठीक है, जो आप ट्रेंड में फॉर्म होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये आप ट्रेंड में फॉर्म हुआ, उसके बाद देखिए हैंगिंग मैन के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए जा रहा था, लेकिन ये सिंगल कैंडल स्टिक्स है, दिस इज अ सिंगल कैंडल स्टिक्स, बट करेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे, ठीक है। बहुत ज्यादा चला है। ओके, जस्ट सेकेंड, कहाँ गायब हो गया? मिल गया। ओके, तो बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सभी को? ये मैं एक बार जरूर पूछना चाहूंगा, बुलिश इंगल्फिंग कब होता है और बेयरिश इंगल्फिंग कब होता है? बुलिश इंगल्फिंग डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा और बेयरिश इंगल्फिंग अप ट्रेंड में फॉर्म होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी 2 मिनट में दिखाता हूँ, लेकिन बिफोर दैट हम लोग थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पे। मतलब जब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होता है तब आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, पूरा का पूरा ट्रेंड का एक एक कॉन्सेप्ट। Bullish engulfing pattern is a two candlesticks pattern which appears at the bottom of the downtrend. As the name suggests, this is a bullish pattern which prompts the trader to go long. ये आपको लंबा जाने के लिए बोल रहा है। लंबा मतलब आप अगला 2-3 सेशन में अपना बाइंग पोजीशन लेके और फिर 2-3 दिन में अपना ट्रेडिंग खत्म भी कर सकते हैं। The 2-day bullish engulfing pattern is encircled in the chart below. The prerequisites in the pattern is as follows. तो बुलिश इंगल्फिंग का मतलब प्रीरिक्विजिट्स क्या होना चाहिए, मतलब आपको क्या क्या चीजें पहले देखना चाहिए जब भी आप बुलिश इंगल्फिंग को ट्रैक करते हो, ठीक है। जैसे ये बायोकॉन का जो कैंडलस्टिक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये बायोकॉन का शेयर से आप क्या सीख सकते हो, देखिए। चलिए पहले अभी यहाँ पर बायोकॉन देखते हैं, फिर रियल मार्केट में जाके फिर से देखेंगे, ये रियल से ही लिया गया है। प्रायर ट्रेंड शुड बी अ डाउन ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड शुड बी अ डाउन ट्रेंड। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये देखिए यहाँ पर इंगल्फिंग फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर इंगल्फिंग फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही इंगल्फिंग फॉर्मेशन हुआ, बट इंगल्फिंग कैसे फॉर्म हुआ? डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ, नॉट इन अप ट्रेंड, हाँ, डाउन ट्रेंड में। तभी जाके आप देख सकते हैं जैसे इंगल्फिंग फॉर्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन है डे वाइज भी अगर आप देखें तो क्या हुआ? बुलिश हुआ मार्केट। इसका मतलब मार्केट जब बियरिश रहेगा, मार्केट के बियरिश मूवमेंट में इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है, और जैसे ही बियरिश मूवमेंट में इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होगा उसके बाद मार्केट में बुलिशनेस आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ नॉट जस्ट दिस, और भी कुछ पॉइंट्स है जो फुलफिल करना जरूरी है। प्रायर ट्रेंड शुड बी अ डाउन ट्रेंड, द फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न दैट इज P1, फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न दैट इज P1, मतलब पैटर्न जिस दिन फर्स्ट फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये रेड कैंडल, आई होप आप समझ रहे हैं, दिस रेड कैंडल, ये फर्स्ट दिन फॉर्म होता है। रेड कैंडल रिकॉन्फर्मिंग द बेरिशनेस इन द मार्केट, ये रिकन्फर्म करता है कि मार्केट बेरिश है। आप बात को समझिए, आप बात को प्लीज समझिए कि व्हाट इज द मैटर एग्जैक्टली। मतलब जब जिस दिन फॉर्मेशन होगा ना इंगल्फिंग का, ये रिकन्फर्म करता है कि हम बियरिश है और हम बियरिश रहेंगे। बट बियरिश होने के बाद अचानक से क्या होता है? द कैंडल ऑन सेकेंड डे पैटर्न शुड बी ए ब्लू कैंडल लॉन्ग एनफ टू इंगल्फ द रेड कैंडल, मतलब इतना लंबा होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा रेड कैंडल को खा जाए। आप समझ रहे हो ना मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूं, खा जाए? मतलब इतना बड़ा नेक्स्ट डे का कैंडल होना जरूरी है कि जो प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीट लेवल में इंक्लूड कर ले अपने अंदर, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, समा लेना, ठीक है, अपने अंदर समा लेना, ठीक है, मतलब इंक्लूड कर लेना। तो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए नेक्स्ट दिन का ब्लू कैंडल, तब जाके आप बोलेंगे कि एक्चुअली इंगल्फ क्रिएट हुआ है। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पर। पैटर्न 1 जो है वो हमें रिकन्फर्म करता है बियरिश मार्केटनेस का, बियरिशनेस जो मार्केट में चल रहा था, ये जो मार्केट में बियरिशनेस था, इसी बियरिशनेस को रिकन्फर्म किया, इसी बियरिशनेस को रिकन्फर्म किया। और जैसे ये रिकन्फर्म कंप्लीट होता है उसके बाद मार्केट में फिर से बुल का मतलब बियर को हराने का मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज ऑल अबाउट बियर वर्सेस बुल, मार्केट इज ऑल अबाउट बियर वर्सेस बुल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ रहते हैं, उन्हें लगता है कि अभी आप नहीं होगा, डाउन जाएगा, तो वो सेल करता है, और जितना सेल प्रेशर बढ़ता है मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन ट्रेंड होता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट में अप ट्रेंड होगा, ठीक है, तो वो बुल हो जाते हैं।
तो कुछ लोग बुल होते हैं, कुछ लोग बियर होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डिफरेंट सेंटिमेंट मेक्स द मार्केट। ये डिफरेंट सेंटिमेंट के कारण ही मार्केट बनता है। अब ये जो सेंटिमेंट का लड़ाई चल रहा है, आप देख सकते हैं ये सेंटिमेंट का लड़ाई है। अब बियर का सेंटिमेंट चल रहा था मार्केट में, अचानक बुल अपना जगह ले लिया। अब जैसे ये बुल नेक्स्ट दिन इंगल्फ कर लेगा, आप कंफर्म हो गए कि इंगल्फिंग पैटर्न कंप्लीटेड। अब जैसे इंगल्फिंग पैटर्न कंप्लीटेड है, आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। अब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, दिमाग में इंगल्फ को रखिए और अपना थॉट प्रोसेस को समझिए कि आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब आप इंगल्फ, बुलिश इंगल्फिंग के अंदर ऊपर डिपेंड करके आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं या फिर ट्रेड लेना चाहते हैं। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड विथ प्राइसेस स्टीडीली मूविंग डाउन। प्राइस स्टीडीली डाउन कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो है स्टीडीली डाउन जा रहा है 501 से। ये डाउन ट्रेंड बेसिकली करेंटली 501 में ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जिस टाइम पे लिया गया था ट्रेंड को, तभी का डेटा है। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे द पैटर्न वन, जिस दिन पैटर्न वन फॉर्मेशन हुआ, पैटर्न वन इन द सेंस रेड कैंडल, द मार्केट ओपन्स लो। प्लीज बात को समझिएगा, मार्केट लो में ओपन होगा एंड मेक्स ए न्यू लो। ये बात तो आप एग्री करेंगे ना, ये जो रेड कैंडल हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, ये क्यों फॉर्म हुआ? अगर न्यू लो क्रिएट होगा तभी ना रेड कैंडल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स लास्ट दिन, मतलब इससे पहले वाला जो दिन है, इससे भी मार्केट लो प्राइस में ओपन हुआ है। हेलो, मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा वाला बात। नेक्स्ट दिन, मतलब ये जिस दिन हमारा इंगल्फ का पहला दिन था, इंगल्फ का पहला दिन रेड कैंडल ही होगा, लेकिन वो दिन न्यू लो क्रिएट करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ज्योति सर मतलब ओपन ही लाइक प्रीवियस क्लोज के बिलो होगा। यस, प्रीवियस क्लोज से बिलो ओपन होगा। मतलब जो लास्ट दिन का जो, मतलब जिस दिन इंगल्फ का पहला दिन है, ये इंगल्फ का फर्स्ट डे ऑफ इंगल्फ पैटर्न वन, इंगल्फ का पहला पैटर्न है ये। बट ये जिस दिन फॉर्मेशन हो रहा है उससे पहले वाला दिन का जो डेटा है, ठीक है, मतलब आप प्रीवियस डे से भी कम दाम में ओपन रहोगे, ठीक है। मतलब आपको एक न्यू लो की तरफ लेके जा रहा है, मतलब आप और नीचे जाओगे, मतलब मार्केट और डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, मार्केट और ज्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, मेक्स ए न्यू लो, ये होना जरूरी है। दिस फॉर्म्स रेड कैंडल, और न्यू लो होगा तभी तो रेड कैंडल होगा। जब तक लो नहीं होता है तो रेड कैंडल कैसे होगा? अप ट्रेंड हो जाएगा तो फिर वो ब्लू कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड विद प्राइसेस स्टेडीली मूविंग डाउन। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न द मार्केट ओपन्स लो, मार्केट लो में ओपन होगा एंड मेक्स ए न्यू लो। ये देखो, इसका कैंडल, इसका जो लोअर शैडो कहां लेके गया है, न्यू लो क्रिएट करता है, एंड तभी जाके मार्केट में जो कैंडल बनेगा वो रेड कैंडल बनेगा प्रोसेस में। अब यहीं पर खेल है, अब यहीं पर खेल है। मार्केट न्यू लो क्रिएट करेगा ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम सेशन में। अब जैसे ही मार्केट न्यू ट्रेंड, न्यू लो क्रिएट करता है, फिर पैटर्न टू फॉर्म होता है। अब पैटर्न टू फॉर्म होगा कि नहीं होगा, यही तो आपको कंफर्म करना है, इसी में आपका ट्रेड डिपेंड करता है। आप सिर्फ इसको देख के कंफर्म नहीं हो सकते, पैटर्न वन को देख के आप कंफर्म नहीं हो सकते, ठीक है। पैटर्न वन नॉट कंफर्म अस, क्योंकि हम लोग करेंटली जो कैंडलस्टिक्स समझ रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, दिस इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मतलब पैटर्न वन फॉर्म हुआ है, आप खुश हो सकते हो, बट पैटर्न वन एक्चुअल में क्या है ये हमें नहीं पता। ये इसका नाम पैटर्न वन इसलिए दे के रखा है क्योंकि पैटर्न टू भी पिक्चर में आने वाला है। मतलब पिक्चर में अभी खेल बाकी होता है, पिक्चर में अभी खेल बाकी रहता है, क्योंकि पैटर्न वन के बाद पैटर्न टू आएगा, और ये पैटर्न टू जब आएगा तब जाके आप कंफर्म कीजिएगा कि अच्छा, कि मार्केट में ट्रेंड बना है इंगल्फिंग का, ठीक है। तो आपको इसका कंफर्मेशन होना जरूरी है, दैट इज पैटर्न टू का। तो सेकेंड डे में ऑफ द पैटर्न टू द स्टॉक ओपन्स नियर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ P1। मतलब इसका क्लोजिंग प्राइस जो होगा पैटर्न टू का, वो P1 के क्लोज, मतलब नियर द क्लोजिंग प्राइस। सेकेंड डे ऑफ द पैटर्न द स्टॉक ओपन्स, मतलब ये ओपन होगा P1 के क्लोजिंग पे थ्रू से। P1 का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट उसी एरिया से अपना चालू करेगा एंड अटेम्प्ट्स टू मेक ए न्यू लो, कोशिश करेगा इसको फिर से लोअर ले जाने का, बट इसको फिर से लोअर ले जाने का कोशिश तो करेगा। However, at this low point of the day, there is a certain buying interest
which drives the prices to close higher than the previous day's open, this price action forms a blue candle. मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब पैटर्न 1 में आपने देखा था कि वो रेड कैंडल था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या खेल चल रहा है। पैटर्न 1 में रेड कैंडल है, ये आप कंफर्म हो, ये रेड कैंडल आप कंफर्म हो कि रेड कैंडल फॉर्म हो चुका है। अब सेकेंड डे मार्केट ओपन होगा, क्या बोल रहा है, इसके क्लोजिंग के आसपास, इसके क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग जो भी दाम है, ठीक है, जैसे अगर 501 इसका दाम चल रहा है तो नेक्स्ट दिन का क्लोजिंग मान के चलते हैं वही 500 के आसपास ये ओपन हो रहा है। मतलब न्यू इसके क्लोजिंग के आसपास ही जब ये ओपन होना चाहता है, मतलब नेक्स्ट दिन का जो कैंडल है, बट इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट दिन और एक रेड कैंडल देखने का चांसेस बढ़ रहा था, अनदर रेड कैंडल। आप लोग समझ रहे हैं ना, अनदर रेड कैंडल फॉर्म होने वाला था, बट इस अनदर रेड कैंडल को होने नहीं देंगे। क्यों? अब जो लोग मार्केट में ये फील कर रहा था, जो बुलिश माइंड का जो कॉन्सेप्ट वाला लोग है, जिनको बुलिश चिंता होता है, ठीक है, कि मार्केट अभी बहुत डाउन हो गया है, अब चलो आप खेलते हैं, ठीक है। अब बुलिश वाले लोग ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज करता है, उनको लगता है कि नहीं इससे नीचे और नहीं जाना चाहिए, चलो बाय करते हैं, तो ये लोग अपना बाइंग चालू कर देता है। और जैसे ये बाइंग चालू हो जाता है, बाइंग प्रेशर के कारण ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डे में ये अनदर लो क्रिएट ना करके ऑपोजिट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट कर लेगा? ये ब्लू कैंडल क्रिएट कर लेगा। मतलब बनने तो जा रहा था अनदर लो, बट अनदर लो ना बन के ये ब्लू या ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू और ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये ब्लू और ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ये कंफर्म कर दिया कि इंगल्फिंग रेडी है। इंगल्फिंग रेडी है यार। इंगल्फिंग रेडी का मतलब ये है, जब डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग फॉर्म होता है, इसका मतलब है कि मार्केट एकदम बुलिश बनने के लिए रेडी है। अगला सेशन देखो, अगला सेशन देखिए आप, जैसे ही मार्केट इंगल्फिंग में रेडी है, आप अगला 4-5 सेशन देखिए डे का, मार्केट पूरा का पूरा बुलिश है। मतलब जो यहां पर कमाया, जो यहां पर कमाएगा, ठीक है, ये उनका बाई मतलब बेसिकली इनकम का एरिया है, तो अगला 3-4 सेशन में उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेगा, है ना। ये 3-4 सेशन तक उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेगा। ये पैटर्न उनको ये सीख देता है, ठीक है। तो इंगल्फिंग बनने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, और जो आपको लगातार कुछ सेशन तक प्रॉफिट जरूर देगा, ठीक है। मतलब मार्केट को एक बुलिश मूवमेंट की तरफ जरूर लेके जाएगा। ये इंगल्फिंग का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है। बोलिए, अगर यहां तक बात क्लियर हो तो मैं आगे और बताऊंगा। मतलब स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट करना है वो भी तो बताना होगा। ट्रेंड लेंगे तो फिर स्टॉप लॉस का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाएगा। जो आप जब एनालाइज करके स्टॉप लॉस पुट करेंगे, तब आपको भी स्टॉप लॉस का आइडिया होना चाहिए कि जब इंगल्फिंग होता है तो कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये तो हम लोग बार बार तभी से देख के आ रहे हैं कि स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक केस में हम लोग देख के आया। बोलिए, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्म कीजिए ना। सुमन, सुमन, तरुण बाबू बोलिए, रोशनी। हाँ বোঝা হ্যাঁ, গেছে? বুঝে গেছি। মানে অ্যাকচুয়ালি এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, এনগালফিং, আমরা এনগালফিং বলি। এনগালফিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু গিলে ফেলা বা খেয়ে ফেলা, হ্যাঁ, 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 গ্রাস করা। এক্স্যাক্টলি। ওই জন্যই আমি মানে তখন থেকে বড়টা বলছি ছোটটাকে খেয়ে নেবে। গ্রাস করে নেবে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, বড়টা ছোট থেকে গ্রাস করে নেবে, ওই রাহু যেরকম গ্রাস করে নেয় ওরকম হ্যাঁ। টাইপের আর কি। এবং এইটা যেই ফর্ম হবে তখন সবাই কিনতে চাইবে, ন্যাচারালি বুলিশ হয়ে যাবে মার্কেট। হ্যাঁ, তার কারণ তার আগের মুভমেন্টটা মার্কেটে বিয়ারিশনেস ছিল। मैंने मैंने मार्केट के आरो डाउन ट्रेंड, मार्केट को और ज्यादा डाउन ट्रेंड में ले जाने का टेंडेंसी बार बार शो हो रहा था मार्केट में। मतलब बियर भारी पड़ रहा था, बियर भारी पड़ रहा था मार्केट में। मतलब बियर सोच रहा था कि इसको और नीचे लाएंगे, बट जब और करता जाएगा ना, तो फिर बुल लोग, जो बुलिश वाले बुलिश चिंता का लोग है, उनको लगेगा कि नहीं और बहुत हो गया बियरिश का खेल, अब हम लोग आएंगे। अब फिर जाके मार्केट फिर से ट्रेंड लेना चालू करता है, और इसी में फिर से एक आप बाइंग बुक कर सकते हो। तो इसके थ्रू से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है मार्केट अप एंड डाउन का। अनदर रीजन মানে मतलब নিউ লো ফর্ম হলেই সবসময় যে এনগালফিং ক্যান্ডেলস্টিক হবে এমন কোনো তো নিশ্চয়তা নেই, হতে ना পারে। ना ना होते पारे, एग्जैक्टली ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। नॉट जस्ट इन केस ऑफ इंगल्फिंग, आपके पास एक स्टॉक, मतलब वही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, आपके पास बहुत सारा शॉर्ट है। मतलब
जैसे होता है ना क्रिकेट में, आप एक शॉर्ट बॉल में पुल भी कर सकते हैं, शॉर्ट बॉल को हुक भी कर सकते हैं, है ना, आप शॉर्ट बॉल को छोड़ भी सकते हैं। अब इट्स डिपेंड ऑन योर एबिलिटी कि आप किस पर्टिकुलर कैंडल पे ज्यादा अच्छा खेल सकते हो, कौन सा चीज आप, कौन सा कैंडल आपको मतलब प्रॉफिट दिया है, या फिर कौन सा कैंडल के साथ आप ज्यादा सुटेबल हो, ये तो आपको प्रैक्टिस के साथ मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस के साथ मिलेगा। इसको प्रैक्टिस जब हम लोग मार्केट में डे टू डे बेसिस में आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली खेल कहां पर है। तो अभी आप सीख रहे हैं इसको, जब आप इसको रेगुलर बेसिस में यूज करना चालू करेंगे, नोट डाउन करेंगे, इसको यूज करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा कब कब ऐसा होता है, क्यों होता है, मतलब व्हाट इज द सिचुएशन, कब ये फॉर्म होता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा, ये तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा। जैसे कि अगर मैं हम लोग मार्केट में ढूंढने का कोशिश करें, क्या रिसेंट ट्रेंड में देखते हैं, मैं आज ढूंढा नहीं इसको, देखते हैं, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा है, मुझे मिला है, ये इन्फोसिस का है, लेकिन थोड़ा सा मिला है इंगल्फिंग, लेकिन इसका लोअर शैडो उतना ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी बोल सकते हैं लिटिल बिट। जो दोनों कैंडल लगातार फॉर्म हुआ है, कुछ ऑलमोस्ट, मतलब ये इससे बड़ा ही हुआ है, मतलब इतना है कि ये इसको खा सकता है, बट नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। एक मिनट रुकिए, मैं इसको अगर डे वाइज देखे, ये इन्फोसिस का है, ये इन्फोसिस का है, अगर इसको मैं डे वाइज देखूं, दिखाई दे रहा है तो मुझे बोलिएगा। हाँ, इंगल्फिंग ढूंढिए, सब कुछ ढूंढने मत जाइए, इंगल्फिंग ढूंढिए, दिख रहा है क्या? डाउन ट्रेंड में क्या फॉलो करना है आपको, डाउन ट्रेंड में देखिए, क्योंकि हम लोग बुलिश इंगल्फिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपका मूवमेंट जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ढूंढिए और देखिए कि लगातार 2 कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, लगातार 2 कैंडल फॉर्म हुआ है और जिसमें इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा। सुमन पेज हो? ज्योति, किसी को भी मिला? मुझे तो अभी तक नहीं मिला। ये इसी मंथ का है, एक सेकेंड रुको, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसमें मिल सकता है क्या? डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग जो मिला था वो तो मैं वहां पर पुट कर दिया था, बट ये भी एक पैटर्न अच्छा है। किसी को नहीं मिला ना अभी तक? सर इधर पे किधर पे? इधर ही है, मेरे को दिख रहा है। इधर लेफ्ट में जाओ कि राइट में जाओ? एग्जैक्ट सेंटर पे है। एग्जैक्ट सेंटर पे है ये वाला? नहीं सर, ये तो डाउन ट्रेंड में नहीं है। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उधर नहीं, राइट राइट। राइट, जरूर नहीं कि आपको हर कैंडल में मिल जाए, मतलब ये डिपेंड करता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने का, ठीक है, जस्ट कोशिश चल रहा है। ये मुझे मिला है, यस यस मिला है, ये देखिए, ये देखिए इंगल्फ तो फॉर्म हुआ है, मिला आप लोगों को? लुक हियर, इंगल फॉर्म हुआ है, डाउन ट्रेंड में ही फॉर्म हुआ है, छोटा मतलब, लेकिन सेकंड में एक मोस्ट प्रोबेबली दोजी फॉर्म हो गया है, ठीक है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे बताता हूँ, दोजी ऐसे फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। ये ट्रिपल कैंडल स्टिक्स हो जाएगा फिर, ठीक है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कि ये हुआ है, ये एकदम हुआ है इंगल्फिंग, ठीक है। इस इंगल्फिंग फॉर्म होने के बाद देखिए मार्केट में अप ट्रेंड हुआ है, ठीक है।
तो मैं ये आपको समझाता हूँ कि क्या केस होता है ऐसा, ठीक है। ये मुझे इन्फोसिस के 30 मिनट के चार्ट में मिला मुझे, 24 जून, कल के ही चार्ट में मिला मुझे। देखिए ये कल वाला चार्ट है, 24 जून, आज 26 है, अच्छा परसों का, मतलब फ्राइडे वाला चार्ट में मिला मुझे। फ्राइडे या नहीं, सॉरी नहीं, 25 को ही, 25 को ही हुआ था। तो इस तरह से हो सकता है आप, हाँ हेलो, সুমন হ্যাঁ, বোঝা আমি গেছে? একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম, বলুন। এই যখন এনগালফিং ফর্ম হবে মানে P2 তে, হুম। এটার যত বড় সাইজ হবে, P2 ক্যান্ডেলটার যত বড় সাইজ হবে তত বড় কি বুলিশ মানে তত বেশি আপ ট্রেন্ড হওয়ার চান্স থাকবে? হ্যাঁ, কিছুটা চান্সেস তো বেড়ে যাবে অবভিয়াসলি, কিছুটা চান্সেস তো বেড়ে যাবে, বাট দুটোর এই মধ্যে, যেমন এইটাতে দেখাচ্ছে হ্যাঁ যেমন বিরাট এই, বড় একটা। হ্যাঁ যেমন এটা অনেকটা, ঠিক আছে, মানে এটা অবভিয়াসলি, মানে যদি যদি বেশি বড় হয় তো চান্সেস আরো বেশি বেড়ে যায় অবভিয়াসলি, যদি বেশি বড় হয় চান্সেস আরো বেশি बेड़े जाए, এটা তো 100%। আচ্ছা, ओके ठीक है, चलिए तो अल्टीमेटली अभी धीरे धीरे बुलिश इंगल्फिंग को हम लोग ऑलरेडी काफी समझ चुके हैं। अब इसको कंक्लूजन करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, और स्टॉप लॉस भी समझना पड़ेगा। तो प्रायर ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड, कैरेक्टर को दिमाग में रखिए। रोशनी बुझे चीज, रोशनी रोशनी आवाज पाচ্ছি না, रोशनी एंड सुमन। হ্যাঁ দাদা। ओके, तो प्रायर ट्रेंड शुड হ্যাঁ। बी डाउन ट्रेंड। ओके, first day of the pattern should be a red candle reconfirming the bearishness in the market, and the candle of second day of the pattern should be blue candle long enough to engulf the red candle। इतना लंबा होना चाहिए कि वो रेड कैंडल को खा जाए, सिंपल बात है, ठीक है। इतना लंबा होना चाहिए कि पहले दिन का पैटर्न 1 को खा जाए पैटर्न 2, ये आप ध्यान में रखिए, पैटर्न 1 को पैटर्न 2 खा जाए, इतना उसके अंदर दम होना चाहिए। अच्छा, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड विद प्राइस स्टेडीली मूविंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न, द मार्केट ओपन्स लो एंड मेक्स ए न्यू लो, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, तो अल्टीमेटली क्या बात करेंगे, द प्राइस एक्शन ऑन P2, मतलब अभी आपको P2 का सजेशन क्या लेना है, द प्राइस एक्शन ऑन P2 दैट इज पैटर्न 2 आल्सो सजेस्ट दैट बुल्स मेड अ वेरी सडन एंड अ स्ट्रांग अटेम्प्ट। जो आप बार बार देख रहे हैं, बुल्स अचानक से आएगा और मार्केट में एक सर्टेन अटेम्प्ट लेगा एंड ब्रेक द बेरिश ट्रेंड, एंड दे डिड सो क्वाइट सक्सेसफुली। और जब जब ऐसा होता है ना, वो सक्सेसफुली करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर पैटर्न का, कि जब जब ऐसा होता है इंगल्फिंग का, तब तक देखा गया है कि वो सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं। दिस इज एविडेंट बाय द लॉन्ग ब्लू कैंडल ऑन P2। अगर ब्लू कैंडल लॉन्ग होता है, ब्लू होता है पैटर्न 2, तो फिर वो ये एविडेंट बार बार दिया है कि वो सक्सेस होता है मार्केट में बुल को एस्टेब्लिश करने में, मतलब बुलिश का झंडा गाड़ने में वो सक्सेसफुल होता है, ऐसा देखा गया है। Bears would have expected the bull sudden action on P2, and hence the bull's action kind of rattles the bears, causing them some amount of nervousness। मार्केट में ना बियर को थोड़ा नर्वसनेस क्रिएट हो जाता है, मतलब दे फील दैट कि अच्छा, मतलब हम लोग सोच तो रहे थे कि मार्केट डाउन में जाएगा, बट अल्टीमेटली मार्केट डाउन नहीं है, तो वो लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, बिकॉज अचानक से बुल का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। Bullishness is expected to continue over the next few successive trading sessions, driving the prices higher, and hence the trader should look for buying opportunities। The trade setup, अब ट्रेड सेटअप क्या होगा यही देखना होगा, ठीक है। ट्रेड सेटअप मतलब यहीं पर हमें समझना होगा कि क्या दाम में खरीदना चाहिए, मतलब व्हेन शुड यू बाय एंड व्हेन शुड यू सेल। हम लोग अभी तक सेल कब करना है, मतलब टारगेट को हम लोग अभी तक नहीं सीखे, वो मैं आगे आगे आपको सिखाऊंगा। फिलहाल तो बाय करना सिखा रहे हैं और पैटर्न को पढ़ना समझ रहे हैं, आगे आगे हम लोग टारगेट भी फिक्स करना सीख पाएंगे, ऑब्वियसली सीख पाएंगे। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इवॉल्व्स ओवर 2 days, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये 2 दिन में फॉर्म होता है, ठीक है, 2 दिन में। पहला दिन एक रेड कैंडल होगा, सेकंड दिन एक ब्लू कैंडल होगा, और इतना बड़ा होना चाहिए कि पैटर्न 2 पैटर्न 1 को खा जाए। The suggested buy price is around the closing price of blue candle, that is on P2। That means point to be noted, आपका buy price क्या होना चाहिए, is around the close price of the blue candle, that is on P2। That means आप कब खरीदोगे, आपका बाइंग होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ये देखिए, इसका जो क्लोजिंग है ये आपका बाई प्राइस होना चाहिए, इसका जो क्लोजिंग है दैट मींस दिस एरिया, ये जो एरिया ना, ये जिस दाम पे क्लोज होगा बेसिकली, ठीक है, ये कैंडल जिस दाम में क्लोज होगा वो दाम पे आपको बाई करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि मार्केट में बुल आ चुका है। अब सवाल है, क्या आपको अनदर डे देखना चाहिए कि क्या उसके बाद वाला दिन, मतलब तीसरा दिन, क्या सच में ब्लू होता है कि नहीं होता है, क्या आपको देखना चाहिए। देखिए, जो रिस्क एवर्ट्स होता है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ,
जो रिस्क एवर्स होगा, जो रिस्क एवर्स होगा वो थर्ड डे देखेगा, कंफर्म करेगा कि मार्केट ब्लू है कि नहीं है, मतलब मार्केट बुलिश है कि नहीं है। और जो रिस्क टेकर है वो तो पैटर्न 2 पे ही बाय कर लेगा, इसके क्लोजिंग पे, वो पैटर्न 2 के क्लोजिंग पे ही बाय कर लेगा। तो हम सजेस्ट क्या करेंगे आपको, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल कैंडल है, तो मल्टीपल कैंडल में आपको ऑलरेडी 2 दिन मिल रहा है। आप बात को समझिए, सिंगल कैंडल स्टिक्स में आपको 2 पैटर्न नहीं मिलता, लेकिन मल्टीपल में तो आपको 2 पैटर्न मिल रहा है। तो आप इस केस में ना रिस्क टेकर बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब ज्यादा कम प्रॉब्लम होता है। आप इस केस में रिस्क टेकर बन सकते हैं, बिकॉज आपको मार्केट को कंफर्म करने के लिए लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन मिल जाता है। बट इसके लिए आप अगर थर्ड सेशन कोई वेट करना चाहता है वो कर सकता है, बट उसका प्रॉफिट कम रहेगा। बट इसमें तो आपको लगातार 2 दिन मिल रहा है, तो आप पैटर्न 2 के दिन ही क्यों ना लो, आप पैटर्न 2 के दिन क्यों नहीं लोगे, आप पैटर्न 2 के दिन ही ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब चांसेस बढ़ जाता है आपके लिए, रिस्क थोड़ा कम है। सिंगल कैंडल स्टिक्स में रिस्क लगता है बिकॉज पहले दिन डिसीजन लेना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए कंफर्म करके सेकेंड डे लेना अच्छा होता है। बट इस केस में भी सेकेंड डे तो आपको मिल ही रहा है, आप पैटर्न 2 में ही तो बाई करोगे, पैटर्न 1 तो आपको कंफर्म करता ही नहीं है इंगल्फिंग के बारे में। इसीलिए bullish engulfing pattern evolves over 2 days. The suggested buy price around the close price of the candle in that is on P2 का closing price जो है, risk taker initiate the trade on P2 itself after ensuring P2 is engulf P1। जब वो ये ensure कर लेगा कि P2 P1 को engulf कर लिया तब बाई कर लो एकदम। थर्ड डे बुलिश होगा कि नहीं होगा आपको लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज ये होने का चांसेस बढ़ जाता है। बट रिस्क एवर्ट्स जो है इनिशिएट द ट्रेड ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज द डे आफ्टर P2, दैट मींस थर्ड कैंडल डे में लेगा। पैटर्न 3 जो देखेगा, पैटर्न 3 तो नहीं होता इसमें, बट वो ये कंफर्म करेगा कि नेक्स्ट दिन, मतलब पैटर्न 2 के बाद नेक्स्ट दिन अगर ब्लू है तो ही खरीदेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब जिस तरह से ये वाला हुआ है, मतलब पैटर्न 2 के बाद आप एकदम श्योर शॉट दे सकते हो कि थर्ड कैंडल, मतलब पैटर्न 2 के बाद जो कैंडल आया है वो ब्लू है, ठीक है, दिस कैंडल वो ब्लू कैंडल है, दैट मींस ये मार्केट में बुलिशनेस कंफर्म करता है। तो यहाँ पर जो खरीदेगा वो रिस्क एवर्ट्स है, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहता। बट फिर भी हमारे इस केस में दोनों प्रॉफिट किया, ये जो कैंडल है बायोकन का, इस केस पे दोनों प्रॉफिट किया, जो भी ट्रेड इनिशिएट किया होगा दोनों ने प्रॉफिट किया होगा। एंड इफ द डे आफ्टर P2, अब यहाँ पर एक सवाल है, अब ये सवाल तो होगा ना, क्वेश्चन तो रहेगा कि अगर बाय चांस P2 के बाद वाला दिन रेड कैंडल हो जाए तो रिस्क एवर्स ट्रेडर विल इग्नोर द ट्रेड ओइंग टू रूल 1, दैट इज उनके लिए क्या है, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। रिस्क मतलब ये तो हम लोग जानते हैं, हमारा 3 रूल है ना, एक बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, एक एंड सेकेंड थिंग लुक फॉर प्रायर ट्रेंड, एंड थर्ड थिंग ऑलवेज क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। याद है ना आप लोगों को 3 पैटर्न, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का 3 चरम वाक्य, ठीक है, मतलब जिसके बिना आप कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा ये 3 बातें याद रखना चाहिए। फर्स्ट रूल बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, सेकेंड रूल लुक फॉर प्रायर ट्रेंड, ओके, लुक फॉर प्रायर ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड को हमेशा देखिए। एंड थर्ड रूल क्या है कि ऑलवेज वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, वेरीफाई कीजिए, क्वांटिफाई कीजिए, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप आराम से मतलब एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे मारूबुजू में शैडो नहीं होता, लेकिन अगर हल्का सा शैडो आ जाए तो क्या लेंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो वेरीफाई क्वांटिफाई बेसिकली आपको यही बोलते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ता है मार्केट केस में, क्योंकि हर बार। एक नंबर रूलটা আরেকবার একটু বলবেন, এক নম্বর রুলটা। फर्स्ट रूल इज बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, मतलब आप स्ट्रेंथ में बाय कीजिए एंड वीकनेस में सेल कर दीजिए, दैट मींस दिस कॉन्सेप्ट। আচ্ছা, ব্যাপারটা এই রকম যে স্ট্রেংথ হতে যখন স্ট্রং হতে যখন শুরু করছে তখন আমি বাই করব, ক্রমশ উইক হতে যখন শুরু করছে তখন সেল করব। एग्जैक्टली এটাই তো, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, दैट मींस इफ हम लोग अगर ख्याल करें थोड़ा सा, ये डीएलएफ का है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ डीएलएफ का टेक्निकल चार्ट, ओके। डीएलएफ का टेक्निकल कैंडलस्टिक्स में हम लोग एकदम क्लियर कट देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा, इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है ना, एकदम प्रॉपर इंगल्फिंग है, देखिए बहुत अच्छा इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है। अब ये इंगल्फिंग के बाद जैसे आप ये पैटर्न वन इज रेड कैंडल, बिकॉज वो मार्केट को और एक बार रेड करने का कोशिश किया था,
मतलब और न्यू लो बनाने का कोशिश किया था। पैटर्न 2 में कंफर्म हो गया, पैटर्न 2 में कंफर्म हो गया कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है। आपको कहां खरीदना चाहिए, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका बाइंग होना चाहिए, मतलब क्लोजिंग प्राइस। पैटर्न 2 का क्लोजिंग प्राइस शुड बी योर बाइंग प्राइस। एंड आफ्टर दैट मार्केट अगला 4-5 सेशन में आपको देखिए आपको बाइंग ऑप्शन दिया और आप प्रॉफिट बुक कर पाए। आपको कब सेल कर देना चाहिए, बेसिकली सेल के लिए आपके पास ये पोजीशन बता रहे हैं या फिर ये भी एक पोजीशन है, ठीक है, मैं बाकी ये सब कैंडल में आऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपके पास करेंट सिचुएशंस क्या है, आपको बाय स्ट्रेंथ करना चाहिए, बाय स्ट्रेंथ करना चाहिए। आप स्ट्रेंथ में बाय कीजिए, जब आपको लगे कि मार्केट में मूवमेंट है तब बाय कर दीजिए। और आप कब सेल करके निकल जाएंगे, ट्रेडिंग के केस में आपको तभी आप जब ट्रेड लेते हो वीकली बेसिस में, तब आपको उसी टाइम पे निकल जाना चाहिए जिस टाइम पे मार्केट ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में जाएगा। तब आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है ना, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। ट्रेडिंग के केस में ये बात होता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा अलग बात करता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग को ना कभी भी एक मत कीजिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपका कंपनी के ग्रोथ के साथ एक पर्सपेक्टिव चलता है, वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करता है। इस ग्रोथ के साथ इस ट्रेंड का डायरेक्ट लेना देना बहुत कम है, ये तो रेगुलर बेसिस में मार्केट इमोशंस चलाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ना अलग होता है, उसके साथ अभी भी कभी भी आप लोग ना इसको एग्जैक्ट कंपेयर मत कीजिएगा। हाँ, आप ट्रेंड को जरूर समझिए, आप ट्रेंड को जरूर देखिए डे टू डे बेसिस में, बट ऑलवेज ये शॉर्ट टर्म 1-2 का जो मतलब शॉर्ट टर्म जो खेल खेला जाता है, इसके साथ हमेशा ग्रोथ इन्वेस्टिंग का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, उसका अलग रीजन होता है। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन तो मार्केट में चलता रहता है, और वही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में जो मूवमेंट होता है मार्केट में, ये रीजन होता है, और उसके पीछे ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव रीजन होता है। जैसे अगर आप देखेंगे रिसेंट ट्रेंड में रिलायंस का जो एजीएम हुआ, आप लोगों ने ख्याल किया होगा, रिलायंस का एजीएम में इन्वेस्टर को स्पेशली ट्रेडर को ऐसा कुछ बात नहीं मिला जिसके कारण वो रिलायंस में ट्रेड ले या फिर रिलायंस में इन्वेस्ट करे। ये लास्ट बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि रिलायंस का एजीएम डे में स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया, ये बहुत दिन बाद हुआ ऐसा, आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, कि रिलायंस के एजीएम के दिन में रिलायंस में मूवमेंट नहीं आया, ऐसा बहुत कम होता है नॉर्मली। আরো 2% স্লিপ করেছে, हाँ, পড়েও और গিয়েছে। उल्टा डाउन में गया है, उल्टा डाउन में गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस का जो करंट एजीएम में जो डिस्कशंस किया गया है वो ट्रेडर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में मैं स्टिल मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ अच्छा प्लानिंग है इस बार, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई मूवमेंट वाला बात नजर नहीं आया। जैसे उसका कॉस्ट मतलब बिजनेस का जो कॉस्ट रहता है ना, कॉस्ट को काफी लो किया है, ऑलमोस्ट 42 बेसिस पर पॉइंट में अपना जो कॉस्टिंग होता है, मतलब देखिए कॉस्ट जितना कम होगा बिजनेस का उसमें उतना प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, तो वो बिजनेस ने कम कर दिया। सऊदी आरामको के साथ जो डील हुआ है वो एक स्पेशल पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट 75,000 करोड़ ऑलमोस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जियो का गूगल के साथ टाई अप करके फोन लॉन्च करना, व्हाट्सएप के साथ बिजनेस लॉन्च करने के बारे में कुछ योजना है, ठीक है, कंपनी का। तो ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स में डिस्कशन हुआ है जो लॉन्ग टर्म हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में कंपनी को ऐसा कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिला, इसीलिए ट्रेडर बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि आगे का क्या होता है, अब उसको आगे आगे हम लोग सभी को ट्रैक कर रहे हैं, तो रिलायंस को आप लोग भी देखिए क्या खेल होता है रिलायंस के साथ। लेकिन करेंटली चलिए इंगल्फिंग में कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। तो बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, ये पहला पॉइंट था। लुक फॉर प्रायर ट्रेंड, ऑलवेज प्रायर ट्रेंड क्या है आपके लिए बहुत वाइटल होता है टेक्निकल केस में। एंड थर्ड थिंग, ऑलवेज क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, ठीक है, क्वांटिफाई वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि हो गया तो हो गया, आप अपना भी कुछ थोड़ा सा डायनामिज्म रखिए मार्केट में, क्योंकि जरूरत पड़ने में आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप ऑलवेज रेडी हो जाइए कि थोड़ा सा क्वांटिफाई वेरीफाई तो चलता है। नाउ 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 कहां पर बात करेंगे, चलिए एक सेकेंड, मैं एक वाइटल बात छोड़ के आ गया, वो मुझे बोलना चाहिए था आप लोगों को, दैट इज okay, bullishness is expected to continue over the next few successive trading session, driving the price higher and hence the trader should look for buying. Now इसी में बात कर रहा था, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न 2 दिन में इवॉल्व होता है ना। तो रिस्क एवर्स जो था ये, अच्छा ये मैंने बोल दिया, रिस्क टेकर जो है वो तो P2 के क्लोजिंग में ही खरीद लेगा।
जो रिस्क टेकर होगा, से फॉर एग्जांपल सुमन इज हियर, सुमन रिस्क टेकर है और ज्योति है जो वो रिस्क एवर्स है। तो सुमन ने क्या किया, P2 में ही, P2 का क्लोजिंग में ही बाई कर लेगा, ठीक है। बट ज्योति जो है वो रिस्क एवर्स है, वो P3 में देखेगा, अगर ब्लू कैंडल है तभी जाके वो बाई करेगा, ठीक है। तो ऐसा कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या ठीक लगता है, किसको क्या ठीक नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, इफ द डे ऑफ P2, अच्छा देखिए एक पॉइंट, अगर थर्ड दिन मतलब P2 के बाद पैटर्न 2 फॉर्म होने के बाद वाला दिन अगर रेड कैंडल है तो फिर रिस्क एवर्स के लिए तो अच्छा है, उसने तो एकदम सही डिसीजन लिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसने ये वाला रूल फॉलो किया, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बट एक्चुअल में मार्केट बेयरिश हो गया था थर्ड डे में। ऑन ए पर्सनल नोट, ये एक पर्सनल सिस्टम है, इन ए मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न वेयर द ट्रेड इवॉल्व्स, ये मेरा भी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में जब ट्रेड इवॉल्व होता है 2 दिन के लिए, ओवर ए टू और मोर डेज, 2 दिन या उसके ज्यादा दिन तक के लिए होता है, तो क्योंकि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न वेयर ट्रेड इवॉल्व्स ओवर ए 2 और मोर डेज, इट इज वर्थ टू बी अ रिस्क टेकर एज अपोज्ड टू ए रिस्क एवर्स। मतलब यहाँ पर रिस्क टेकर बनना ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको 2 दिन का मौका मिलता है, ये मैंने पहले भी बोला। एंड स्टॉप लॉस के बारे में क्या बात करना चाहिए, स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड वुड बी एट द लोएस्ट लो बिटवीन P1 एंड P2, मतलब P1 एंड P2 का जो लोएस्ट लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब दोनों पैटर्न का जो लोअर, दोनों का जो लोएस्ट लो है, आप दोनों के बीच में देखिए कि किसका लोएस्ट ज्यादा है, वो वाला आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। Needless to say, once the trade has been initiated, you will have to wait until the target has been hit. ये वाला बात प्लीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडर बनना है आपको तो आप हमेशा ना अपने मतलब ऑब्जेक्टिव में ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए ना डटे रहिए, मतलब 2-2 मिनट में हिल मत जाइए, ठीक है, 2-2 मिनट में आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट मत कीजिए। Needless to say, once the trade has been initiated, you will have to wait until target has been hit or the stop loss has been breached. मतलब आपका स्टॉप लॉस जब तक ब्रिच ना हो जाए तब तक आप कुछ मत कीजिए, होने दे, जो भी लॉस अगर होगा तो वो भी होने दीजिए, अगेन प्रॉफिट होगा तो वो भी होने दीजिए। ऑफ कोर्स वन कैन ऑलवेज ट्रेल द स्टॉप लॉस ऑन लॉस लॉक इन प्रॉफिट्स, हाँ प्रॉफिट को लॉक कर सकता है और स्टॉप लॉस को भी और थोड़ा ट्रेल कर सकता है। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन करेंटली आप थोड़ा चार्ट को देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग डीएलएफ में देख रहे हैं कि इंगल्फिंग फॉर्म हुआ और इंगल्फिंग के बाद किस तरह से मार्केट में बुलिशनेस आया और प्रॉफिट कैसे बुक किया होगा। नाउ इसका डेटा देखिए, ओपन हाई लो क्लोज, P1 का ओपन हुआ था 163 में, इसका हाँ ये वाला रेड का बात कर रहे हैं, ओपन हुआ था 163 में, ये हाई में गया था 168 में, करेंटली ये जो डेटा है 160 का डेटा है, ठीक है, ये 160 के हिसाब से ये बात चल रहा है। ओपन हुआ था 160, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ ओपन 163, हाई 168, ओके, हाई 168, लो 158.5 और क्लोज हुआ है 160, क्लोज हुआ है 160, ठीक है। पैटर्न टू द ओपन हाई लो क्लोज पैटर्न 2, मतलब सेकंड ब्लू कैंडल का ओपन हुआ है आपका 159.5 में, ठीक है, ऑलमोस्ट यहीं पर आसपास में ओपन हुआ था, बट ये मार्केट में ब्लू हो गया। क्यों ब्लू हो गया बोलिए तो, क्योंकि ये न्यू लो और फॉर्म नहीं किया, ये तो बुलिश हो गया, क्योंकि ओपन के बाद ये देखिए 170 तक हाईएस्ट में चला गया था और लोएस्ट गया था इसका 159, मतलब आसपास में ही था इस पर्टिकुलर केस में, और क्लोज हुआ है ये 169 में, ठीक है, क्लोज हुआ है 169 में, मतलब ऑलमोस्ट इधर आसपास 169 में। तो ये रहा इसका क्लोजिंग का डेटा। तो क्या हुआ अल्टीमेटली आपका P1 और P2 क्यों ब्लू हुआ समझ में आया, क्योंकि आपका P2 ओपन था 159.5 में और क्लोज हुआ है 169 पे, और आपका P1 का ओपन था 163 बट उसका तो क्लोजिंग है 160, तो P1 मतलब दैट इज रेड कैंडल 163 में ओपन होके 160 में क्लोज हुआ है, तो रेड कैंडल तो हुआ ना 3 पॉइंट में मार्केट नेगेटिव। और अगर आप ब्लू कैंडल में देखें 159.5 में ओपन होके 169 पे जाके क्लोज हुआ, तो मतलब इतना पॉइंट पे पॉजिटिव, तो ये तो ब्लू कैंडल होगा ही, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके लगातार ऐसा हो दोनों कैंडल, तो जाके हम लोग बोलेंगे कि इंगल्फिंग। नाउ स्टॉप लॉस क्या देंगे, देखिए दोनों का जो लोएस्ट लो है, तो दोनों का लोएस्ट लो क्या है, आप जब ट्रेड इनिशिएट करेंगे आपका बाइंग क्या होना चाहिए, आपका बाइंग होना चाहिए P2 का क्लोजिंग, दैट मींस यू शुड बाई इन 169, ओके।
P2 का क्लोजिंग आपका बाई होना चाहिए, और लोएस्ट लो क्या है, इसका लो है 159 और इसका लो है 158.5, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 158.5, ये लोएस्ट लो है। या फिर अगर आप 159 भी रखते हो, देखियो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ही है, क्लोज इज 169, दिस इज योर बाई प्राइस। बोलिए, डेटा एनालिसिस क्लियर है कि इंगल्फिंग पे जब आप बुलिश ट्रेड लेते हैं तो आपका बाइंग क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। हेलो, एनी डाउट अभी तक, बोलिए। সুমন বলো, কোনো ডাউট আছে? না, ঠিক আছে। ওকে, তরুণ বাবু, রশনি, জ্যোতি, বলো স্যার। না দাদা। ওকে, আর একবার একটু বললে ভালো হয়। কোন জায়গাটা বলুন, আরেকবার বলছি আমি, স্টপ লস আর বাইংটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, अच्छा देखुन আরেকবার বলছি, ज्योति देखो एक बार फिर से। बेसिकली बाई आपको कब करना चाहिए, व्हेन यू आर श्योर अबाउट द ब्लू कैंडल, है ना। मतलब आप इंगल्फिंग में ट्रेड कब लेंगे, आप कभी भी फर्स्ट डे में पैटर्न 1 में आप ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज पैटर्न 1 तो आपको कंफर्म ही नहीं करता कि ये इंगल्फिंग होगा बोल के। पैटर्न 1 प्लस पैटर्न 2, पैटर्न 2 में ब्लू कैंडल होना जरूरी है। अगर पैटर्न 2, पहला बात, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। बुलिश कैंडल मतलब बियरिश ट्रेंड में ट्रेंड प्रायर ट्रेंड होगा बियरिश, पहला बात, प्रायर ट्रेंड बियरिश होगा, डाउन ट्रेंड के नीचे में मार्केट को और लो में ले जाने का कोशिश चल रहा था बियर का, ऐसे पॉइंट में पैटर्न 1 रेड हुआ है, पैटर्न 2 उसको तोड़ दिया, मतलब मार्केट में बुलिश अचानक सडन मूवमेंट लिया, जैसे ही सडन मूवमेंट लिया इंगल्फिंग क्रिएट हुआ। अब इंगल्फिंग क्रिएट होने के पीछे का डेटा को देखिए, जब मैं P1 देख रहा था तो P1 ये करेंटली मार्केट में 160 है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस P1 का 160 है और मेरा भी करंट पॉइंट है 160, लेकिन इसका ओपन हुआ था 163 में, मैं रेड कैंडल में बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट गया था 168 में, एंड इसका लोएस्ट पॉइंट, इसका लोअर शैडो का नीचे वाला पॉइंट 158.5। दैट मींस जब 163 में ओपन होके कोई मतलब कोई पर्टिकुलर डे 160 में क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली वो कैंडल तो रेड ही होगा, है ना। तो पैटर्न वन मार्केट को और लोअर ट्रेंड में ले जाने का कोशिश कर रहा था, मतलब ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है, मतलब यहाँ पर बियर एकदम सक्सेसफुल है, न्यू लो क्रिएट कर दिया। बट ऐसे मोमेंट में जब पैटर्न 2 क्रिएट हो रहा है, पैटर्न 2 ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट P1 के क्लोजिंग के आसपास में ही, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 159.5। दैट मीन्स वो ओपन हुआ फिर से क्लोजिंग प्राइस, मतलब पैटर्न 1 के क्लोजिंग के आसपास में ही ओपन हुआ। इसका मतलब हम लोग ऐसे फील कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मार्केट और थोड़ा डाउन जाएगा, हम लोग का फीलिंग ऐसा चल रहा था मार्केट का कि मार्केट यहाँ पर क्लोज होने के बाद फिर से डाउन में आने का बात चल रहा है। बट इस पर्टिकुलर मूवमेंट में बुल मार्केट में जगह बनाया और बना के मार्केट को लेके चला गया हाईएस्ट लेवल 170 पे, जैसे कि ये शैडो हमें वो बता रहा है 170। तो मार्केट में एक बुलिशनेस फॉर्मेशन हुआ और मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट था बहुत ही हल्का था, मतलब वो ओपन के बराबर ही था 159, और मार्केट अल्टीमेटली दिन के एंड पे 3:30 पे मार्केट क्लोज हुआ 169 पे। दैट मीन्स अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें 159.5 में ओपन होके 159.5 में ओपन होने के बाद ये कैंडल क्लोज हुआ 169 पे, दैट मीन्स ब्लू कैंडल कंफर्म। ओके, तो व्हेन ब्लू कैंडल कंफर्म दैट मीन्स इंगल्फिंग कंफर्म, एंड इवन द पैटर्न इज ऑलमोस्ट, पैटर्न भी सेम टू सेम है कि प्रीवियस कैंडल जो है उसको पूरा का पूरा खा चुका है, दैट मीन्स इंगल्फिंग कंफर्म है। इसका मतलब कि आगे का जो पैटर्न बनेगा वो ब्लू बनने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है, और इस केस में आपका बाइंग पोजीशन होना चाहिए 169, ठीक है। दैट इज पैटर्न 2 का क्लोजिंग प्राइस शुड बी योर बाइंग प्राइस, एंड लोएस्ट ऑफ पैटर्न लोअर मतलब लोएस्ट ऑफ द पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2
पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का लोएस्ट क्या है? पैटर्न 1 का लोएस्ट है 158.5 एंड पैटर्न 2 का लोएस्ट क्या है? 159। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस ऐसे पैटर्न के लिए होना चाहिए 158.5। अच्छा, ओके। सभी को समझ में आया होगा? এবারে ক্লিয়ার আছে তরুণ বাবু একটু? না, আমি যেটা জানতে চাইছি এই যে সেকেন্ডের ক্যান্ডেলটা ফর্ম হচ্ছে, যতদিন না সেকেন্ড ডে অর্থাৎ P2 সেশন শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ক্যান্ডেলটা সম্পর্কে আমি তো নিশ্চিত হতে পারছি না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। সেই জন্যই আপনি কোথায় কিনছেন? মানে সেকেন্ড ডেতে তাহলে আমার কেনার কোনো চান্স থাকছে না। সেকেন্ড ডের ক্লোজিং এ মানে 3:30 সময় কিনবেন, 3:20-25 কিনবেন, 3:20-25 কিনবেন। আচ্ছা, সেকেন্ড ডে তখন ক্যান্ডেলটা ফর্ম হয়ে যাবে? তখন ক্যান্ডেলটা ফর্ম অবভিয়াসলি হয়ে যাবে না, অলমোস্ট ক্লোজিং এর কাছাকাছি তো। আচ্ছা আচ্ছা, এন্ড মোমেন্টে কিনবেন আপনি, তবেই তো নেক্সট সেশন গিয়ে আমি আর সুযোগ পাবো না। হ্যাঁ, থার্ড ডে তে গিয়ে সুযোগ পাবেন না কেন? পাবেন, বাট ওটা তখন রিস্ক অ্যাভার্স হয়ে যাবে। রিস্ক অ্যাভার্স হয়ে যাবে মানে ওই প্রফিটটা পাবো না। হ্যাঁ, এই রিস্ক অ্যাভার্স হয়ে যাবে, ওই প্রফিটটা থাকবে না। আর এখানে তো আপনি মানে এই ক্যান্ডেলটা ফর্ম হওয়ার জন্য আমাকে 3:15 পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি 3:15 পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। ওটাই আমি এক্ষুনি বলছিলাম। দেখুন, এইটাই আমি বলছি। দেখি, ট্রেড সেটআপ ফর দি বুলিশ ইনগালফিং প্যাটার্ন, ट्रेड सेटअप फॉर द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। देखिए, द रिस्क टेकर वुड गो लॉन्ग ऑन P2। जो तरुण बाबू जो पूछ रहा था मुझे ना, मैं उसी को बात कर रहा हूँ। रिस्क टेकर वुड गो लॉन्ग ऑन P2 at 169। he can do this by validating P2 as an engulfing pattern। to validate P2 as an engulfing pattern there are two conditions। one, the current market price at 3:20 PM, है ना तरुण बाबू? এটাই বলছিলেন আপনি। current market price at 3:20 PM on P2 should be higher than P1's open। P1 के ओपन प्राइस से ये ज्यादा होना चाहिए। P1 का ओपन प्राइस कितना था? 163 एंड P2 का करंट मार्केट प्राइस, P2 का करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 320, 169 के आसपास है ना, क्लोज टू 169। मतलब हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली 169, बट क्लोज टू 169 ऐसा बोल ही सकते हैं ना। হ্যালো, হ্যাঁ, তাহলে স্টপ লস এই জন্য দিতে হবে যে দেখা যাচ্ছে এনগালফিং এই যে ক্যান্ডেল তৈরি হওয়ার পরেও আরো নিচে নেমে যেতে পারে, একটু উপরে উঠে আরো নেমে যেতেও পারে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি নেমে যেতেই পারে। তখন স্টপ লস হলে আপনার লসটা মানে লসটা কম হবে। আপনার ক্যাপিটালটা পুরোপুরি নষ্ট হবে না, জাস্ট হালকা লস করে থাকবেন আপনি, এর বেশি কিছু হবে না। আপনি আবার নেক্সট ট্রেডিং এ সেটা তুলে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা ট্রেডাররা এইভাবেই এই জন্য ইউজ করে। এই জন্যই দেখবেন অ্যানালিস্টরা মার্কেটে যখন আপনি দেখবেন টিভিতে এততে স্টপ লস লাগাতে बोलते हैं, ऐसे बोलता है ना टीवी में बोलता है बहुत सारा कि स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए कैसे बोल देता है? तो उसके पीछे ये लॉजिक काम करता है, ये सब लॉजिक काम करता है। कैंडल टू कैंडल डिपेंड करता है, हर कैंडल का स्टॉप लॉस का पैटर्न भी अलग है। अब अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा अलग है, हर चीज में सेम सिमिलर लेवल ऑफ स्टॉप लॉस नहीं होता। ठीक है, एक एवरेज पैटर्न होता है, वो मैं स्टॉप लॉस का एक मेरा स्पेशल क्लास है, मैं उसमें बोला था, के बारे में बात किया था। স্টপ লসের একদিন একটা ক্লাস নিন না, খুব ভালো হয় তাহলে। আমার একটা আছে, আমি স্টপ লসের একটা ক্লাস, শুধু স্টপ লসের উপর আমি একটা ডিসকাশন আছে, ঠিক আছে, আমি সেটা বলেছি, আমি ওটা শেয়ার করব তাহলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে, একটুখানি মিউট করুন, আমি আবার পরে নিচ্ছি কোশ্চেন। अच्छा, risk averse will initiate the trade the day after P2 only after ensuring that the day is blue candle day। so if the P1, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, सेकंड, अच्छा आपके पास पहला ऑप्शन था करंट मार्केट प्राइस 3:20 PM on P2 should be higher than P1's open price। सेकंड, the open on P2 should be equal to or lower than P1's close। मतलब आपका P2 का ओपन should be equal to or lower than P1's close। ये तो हो रहा, ये तो हो ही रहा है। जस्ट लुक हियर, P1 का ओपन, सॉरी, ओपन ऑन P2 का ओपन कितना है? 159.5 एंड P1 का क्लोज कितना है? 160। तो 160 एंड 159.5 ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ, एकदम ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। तो वही बोल रहा है कि सेकंड, द ओपन ऑन P2 शुड बी इक्वल टू और लोअर देन P1's क्लोज, ये होना जरूरी है। अब रिस्क एवर्स जो होता है ना, मतलब जो रिस्क थोड़ा सा लेना कम चाहते हैं, वो क्या करेगा? विल इनिशिएट द ट्रेड आफ्टर P2
जो रिस्क एवर्स होगा वो P2 के बाद करेगा, only after ensuring that the day is blue candle day. So if the P1 falls, अगर by chance P1 falls कर जाए मंडे को, the risk averse would be initiating the trade on Wednesday. ठीक है, P1 फॉल किया मंडे को, रिस्क एवर्स ट्यूसडे को कोई किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेगा, वो वेडनेसडे को लेगा around 3:20 p.m. However, as I had mentioned earlier, while trading based on multiple candlesticks pattern, it may be worth initiating the trade on pattern completion day itself, that is P2. That means मंडे को अगर फॉर्म हुआ था, सिंपल एग्जांपल है, ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर दिस वन इज इन मंडे, अगर ये मंडे को हुआ है, अगर ये मंडे को हुआ है, तो जो रिस्क टेकर है उसको ट्यूसडे को ही ले लेना चाहिए, ट्यूसडे की क्लोजिंग पे ही ले लेना चाहिए। लेकिन जो रिस्क एवर्स होता है ना, वो वेडनेसडे को लेता है, वो वेडनेसडे को लेता है। लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर कैंडल में दोनों ही प्रॉफिट में है, आप देख सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर कैंडल में दोनों ही प्रॉफिट में है, रिस्क टेकर भी प्रॉफिट में है, रिस्क एवर्स भी प्रॉफिट में है, तो वो हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि होगा नहीं। और स्टॉप लॉस भी आप लोगों ने देख लिया, the stop loss on this trade would be the lowest low between P1 and P2. In this example, lowest low falls on P1 at 158.5. In this example, both the risk averse and the risk taker would have been profitable. Here is an example of perfect bullish engulfing pattern formed in Cipla Limited. देखिए Cipla का एक है, वो भी मैं आपके सामने रेडी रखा। देखिए Cipla Limited, the risk averse trader would have completely missed out great trading opportunity. मतलब इसमें रिस्क टेकर जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट रिस्क एवर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है। चलिए देखते हैं। लुक यस, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये सिप्ला उस टाइम मार्केट में चल रहा था, सिप्ला मार्केट में चल रहा था 449 समथिंग में चल रहा था, उस टाइम पे लिया गया था। आप देख सकते हैं दोनों इंगल्फिंग को, मतलब एक पैटर्न 1 और एक पैटर्न 2 दिखाई दे रहा है सुमन? हाँ। रिस्क टेकर ने इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे लिया था ना, इसके क्लोजिंग में लिया था, ठीक है, बाई किया था, P2 के क्लोजिंग में बाई कर लिया था। इसका मतलब नेक्स्ट दिन बुलिश ही था, कैंडल रेड फॉर्म हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मार्केट बुलिश था, ठीक है। उसके बाद वाला दिन भी मार्केट बुलिश है, उसके बाद वाला दिन भी मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट में बुलिशनेस है, ठीक है। तो जो रिस्क टेकर है उसने तो प्रॉफिट कर लिया, बट रिस्क एवर्स ने सोचा था कि नेक्स्ट दिन भी ब्लू कैंडल होगा, मतलब पैटर्न 2, दिस इज पैटर्न 2 एंड दिस कैंडल शुड बी ब्लू कैंडल फॉर रिस्क एवर्स। ये कैंडल रिस्क एवर्स के लिए ब्लू होना चाहिए था, बट अल्टीमेटली ये कैंडल रेड फॉर्म हुआ, ये कैंडल रेड फॉर्म हुआ, देखने में ऑलमोस्ट हैमर की तरह लग रहा है ना, हैमर की तरह लग रहा है, ठीक है, बट इज नॉट एग्जैक्टली हैमर, जहां फॉर्म होना चाहिए था वहां पर तो नहीं हुआ, ठीक है। जो भी हो, करेंटली हैमर इज नॉट अवर मेन पॉइंट, हमारा मेन पॉइंट है कि इसमें ब्लू कैंडल फॉर्म नहीं हुआ। रिस्क एवर्स जो है वो क्या चाह रहा था? रिस्क एवर्स सोच रहा था कि मेरा ब्लू कैंडल फॉर्म हो जाए, मेरा ब्लू कैंडल फॉर्म हो जाए तो फिर मैं बाई करूंगा, लेकिन वो तो रेड देख के और खरीदेगा नहीं। लेकिन जिसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया था उसने अगला कुछ पॉइंट में प्रॉफिट किया कि नहीं किया? रिस्क टेकर ने प्रॉफिट बुक किया, यस और नो, प्लीज बोलिए। हाँ सुमन बोलो, रिस्क टेकर प्रॉफिट করেছে তো? হ্যাঁ, কিন্তু রিস্ক এভার্স নিতেই পারেনি, কারণ दैट मींस वो एक्चुअली वेट कर रहा था, रिस्क एवर्स वेट कर रहा था कि मार्केट नेक्स्ट दिन भी P2 के बाद वाला दिन भी क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए, इसलिए उसने नहीं लिया। सर बोलो सर। मेरे को ना ये कैंडल का बॉडी में थोड़ा कंफ्यूजन है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये एनगल्फ जो किया ना, हाँ, उसका शेडो को एनगल्फ नहीं करने से भी बस बॉडी को करने से हो गया, या शेडो को भी करना? यस वेरी गुड सर। चलो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए पॉइंट भी आ गया। देखो सर कितना अच्छे से आपका मन में सवाल आया, और सवाल भी कितना जबरदस्त सवाल आया। वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर क्वेश्चन। देयर इज often a lot of confusion whether the candle should engulf just the real body or the whole candle। आप वही पूछ रहे थे ना? हाँ देखो आपने पूछा और जवाब भी हाजिर। There is often lot of confusion whether the candle should engulf just the real body or the whole candle।
including the lower and upper shadows. In my personal experience, as long as the real bodies are engulfed, जब real body engulf हो जाते हैं, I would be happy to classify the candle as bullish engulfing pattern. देखो ये डिपेंड करता है कि ये ट्रेडर के पॉइंट पे डिपेंड करता है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को यूज करता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के लिए जैसे मुझे लगता है कि चलो ठीक है ये कैंडल इंगल्फ हो गया तो इट्स ओके, किसी के लिए लगता है नहीं शैडो भी इंगल्फ होना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में शैडो भी इंगल्फ हुआ है, ये भी इंगल्फ हो गया, ये भी इंगल्फ हो गया। तो नॉर्मल केस में देखा जाता है कि बॉडी इंगल्फ होने से ही ट्रेडर हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेडर बिकम्स हैप्पी जस्ट बॉडी इंगल्फ होने पे। बट कई बार किसी को लगता है नहीं शैडो भी इंगल्फ होना चाहिए, तो फिर वो शैडो इंगल्फ होने का वेट करता है। ऑफ कोर्स candlesticklers would object this, but what really matters is how well you hone your skills in trading with a particular candlesticks pattern. ये डिपेंड करता है कि आप किसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे कितना अपना स्किल बनाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बॉडी इंगल्फ होने में भी आप अपना ट्रेड ले सकते हो, और अगर आपको शैडो भी इंगल्फ लेना है तो आप शैडो इंगल्फ के लिए वेट करो, डिपेंड करता है सर आपके प्रैक्टिस के ऊपर। So going by thought, I would happy to classify following pattern as bullish engulfing pattern even though shadows are not engulfed. देखो ये वाला देखो, this one, इसको भी आप engulfing pattern बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग है ना सर? देखो सर बॉडी तो engulf हुआ है, हेलो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न में ये थोड़ा अलग हो गया देखने में। इतना देर से हम लोग जो देख रहे थे वो बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्मेशन था, बट ये थोड़ा सा अलग हो गया। ये पैटर्न में आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है, इट्स लुक लाइक हैमर, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल का बॉडी इंगल्फ हुआ है बट शैडो इसके बाहर चला गया, बट फिर भी इसको इंगल्फिंग बोला जा सकता है, बट हाँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ज्योति बोलो, ज्योति क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। अब ये डिपेंड करता है जितना आप ट्रेड प्रैक्टिस बढ़ाओगे उसके साथ साथ आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि सच में ये इंगल्फिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये तो डिपेंड करेगा ना, जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखा जाए, ये जो केस चल रहा है, ये वाला जो पैटर्न अभी हम लोग देख रहे हैं, इस केस में काम किया ना? हाँ इस केस में काम किया। अब वही देखना पड़ेगा सर कि अगर शैडो कंप्लीटली इंगल्फ नहीं होता है तो ऐसा केसेस में कितना ज्यादा ये फॉल करता है, मतलब कितना ज्यादा आप सक्सेस नहीं बनते हो, ठीक है। बट नॉर्मली देखा जाता है सर, मैंने भी देखा कि ऐसे केसेस में भी सक्सेस मिलता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे। बट इसको भी इंगल्फिंग बोला जा सकता है, बॉडी लिया है बट शैडो नहीं लिया। ओके सुमन बोलो। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर बॉडी को एनगल्फ कर लिया तो एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ। यस हम लोग ऐसे जरूर बोल सकते हैं कि बॉडी को इंगल्फिंग कर लिया मतलब इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ। ये देखो ये मुझे मिला है, यू कैन से दिस वन, ये मेरे पास क्या है, रिलायंस है, आप बोल सकते हो। लुक हियर, ये बोल सकते हैं हम लोग, देखो तो दिस वन डाउन ट्रेंड है, लुक दिस बॉडी इंगल्फ हुआ है ना, बॉडी इंगल्फ हुआ है इस केस में। हेलो या नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। बॉडी इंगल्फ हुआ है, छोटा सा ही है बट बॉडी इंगल्फ हुआ है, और इंगल्फ होने के बाद थोड़ा सा बुलिशनेस कुछ देर के लिए था, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली जितना जैसा हम लोग पहले से देख के आ रहे हैं, ये थोड़ा डे वाइज देखने से ज्यादा अच्छा होता है। ये आप लोग घर पे थोड़ा सा देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इस पैटर्न के साथ एडजस्टमेंट हो जाओगे, ठीक है। मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट हो जाओगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आराम से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ओके
ठीक है, तो ये था हमारा बुलिश इंगल्फिंग। सिमिलरली जैसे बुलिश होता है वैसे बेयरिश भी होता होगा, है ना? जैसे बुलिश इंगल्फिंग होता है वैसे बेयरिश इंगल्फिंग भी होता होगा। अब बेयरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, सिंपल है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप लोग, मुझे कोई मेहनत नहीं करना है। Bearish engulfing is a two candlesticks pattern again which appears at the top end of the trend, thus making it a bearish pattern. ये top end में आएगा. The thought process remains very similar to the bullish engulfing, except one has to think about it from a shorting perspective. ठीक है, आपको यहाँ पर शॉर्टिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आप बाई नहीं कर सकते। सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसमें आप मतलब लॉन्ग नहीं जा सकते, आपको शॉर्ट जाना पड़ेगा। इतना देर से हम लोग लॉन्ग मतलब टुडे बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो ऐसे कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे। अब हम लोग एसटीबीटी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, मतलब एक्चुअली सेल टुडे सेल टुमारो ही होगा, सॉरी सेल टुडे बाय टुमारो होगा। ओहो मैं गलत बोल रहा हूँ बार बार, आज पहले सेल करो, मतलब सेल का लेग पहले होगा, नॉर्मल मार्केट में बात कर रहा हूँ, सेल का लेग पहले आएगा और बाय सेम डे पे ही होगा, इंट्राडे करना पड़ेगा आपको। फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में ये मौका मिलता है कि आप बाद में कर सकते हो, बट नॉर्मल स्पॉट मार्केट में ये मौका नहीं मिलता। इंट्राडे में पहले सेल कर दीजिए, फिर बाद में सेकंड लेग में बाय कीजिए। फर्स्ट लेग में सेल, सेकंड लेग में बाय, सेकंड लेग में बाय, ठीक है। हो सकता है आप सुबह 9:30 में सेल कर दिया और 3:30 में आपने बाय कर लिया। मार्केट इसको वही मानता है, लेकिन आपके लिए पहले सेल था बाद में बाय था। दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। मतलब जब आपको मार्केट में बियरिश का मूवमेंट दिखता है बुलिश के बाद, ठीक है, बुलिश के बाद बियरिश का मूवमेंट मार्केट में स्ट्रांग होता है, ऐसे केसेस को हम लोग, ऐसे केसेस में हम लोग सोचते हैं कि ये बियरिश मूवमेंट मतलब बियरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। ये देखिए, दिखाई दिया तो मुझे बोलिएगा। रोशनी बोल, रोशनी आज के एकदम चुप अच्छीस হ্যাঁ দাদা। বল, তো শরীর খারাপ নাকি? না দাদা, ওই অ্যালার্জি আছে না একটু, ওই। ও अच्छा, मैं সেটাই ভাবছি। देखो तो ये समझ में आ रहा है, ये देखिए इंगल्फ किया कि नहीं किया। ये कैंडल जो था, ये यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो गया। देखिए प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए सुमन, सुमन प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए था? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। देखिए पूरा का पूरा अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड बनने के बाद ये थोड़ा लंबा लिया गया है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा टर्म में देखा गया है। अप ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में पहला कैंडल जो है वो क्या होगा, रेड होगा कि ब्लू होगा? मतलब पैटर्न वन ब्लू बनेगा, ब्लू और ग्रीन कुछ भी, जो भी आप देखते हो, ठीक है। सेकेंड कैंडल जो है वो रेड होगा, मतलब मार्केट फिर बेयरिश का जोर बढ़ेगा, ठीक। फिर देखो आप लगातार 5-7 सेशन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्टिंग करके। तो इंगल्फिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। जब जब फॉर्म होता है आपको या तो शॉर्टिंग करके प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है, या तो लॉन्ग खेल के मतलब प्रॉफिट बुक करने का मौका आपके सामने आता है। तो ये बेयरिश का बड़ा ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने ठीक जिस तरह का वहां पर सोचे थे, टू बिगिन इन एब्सोल्यूट बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, हम लोग देख पा रहे थे कि बुल्स का कंट्रोल पूरा था, मार्केट पूरा बुलिश के था, एंड पुशिंग द प्राइस हायर, मार्केट हायर प्राइस में चला गया। ऑन पैटर्न वन एक्सपेक्टेड द मार्केट मूव्स अप, फिर से सोच रहे कि मार्केट मूव करेगा, मेक्स ए न्यू हाई, यस न्यू हाई किया, रिकन्फर्म किया, बट बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट को रिकन्फर्म करने के बाद पैटर्न टू में एज एक्सपेक्टेड द मार्केट ओपन से हायर एंड अटेम्प्ट्स टू मेक ए न्यू हाई, द हाई पॉइंट सेलिंग प्रेशर स्टार्ट। जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक हाई पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं सुमन, सेल करके निकल जाना पसंद करते हैं ना, जैसे तुम सोच रहे हो अभी सेल करके निकलने का, ठीक है। तो जैसे ही लोगों को हाई पॉइंट दिखता है, लोग क्या सोचता है कि सेल करके निकल जाए स्टॉक छोड़ के, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है, सेलिंग कम्स अनएक्सपेक्टेड एंड हेंस टेंड्स टू डिस्प्लेस द बुल्स। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बुल गायब और मार्केट में बियरिशनेस चालू। ऐसे केसेस में ट्रेडर क्या करता है, ऐसे केसेस में ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर के पास शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। अगर वो शॉर्टिंग करके प्रॉफिट बुक करना चाहता है, पोजीशन लेना चाहता है, तो कर सकता है। Seller push the price lower so much so that the stock closed below the previous day's P1. This creates nervousness amongst the bull. Just opposite होगा, vice versa, just vice versa चल रहा है। मतलब जैसे बियर में बुल में हुआ था, ये बियर में ठीक ऑपोजिट चल रहा है।
The strong sale on P2 indicates that bears may have successfully broken down the bull stronghold and the market may continue to witness selling pressure over the next few days. The idea is short the index or the stock in order to capitalize or expected downward slide in prices. Expected downward slide in prices. Trade setup क्या होना चाहिए? Stop loss क्या लगाएंगे आप? ठीक है, ऑब्वियसली आपको अप ट्रेंड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिकॉज आप क्या सोच रहे थे, आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, आपको फीलिंग है कि डाउन ट्रेंड जाएगा, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर डाउन ना जाके आप हो गया तो फिर से बुलिश ले लिया तो फिर आपका कॉन्सेप्ट वैसा होना चाहिए. तो बियरिशनेस पैटर्न सजेस्ट ए शॉर्ट ट्रेड. द रिस्क टेकर इनिशिएट द ट्रेड ऑन सेम डे आफ्टर वैलिडेटिंग द टू कंडीशन, दैट इज ओपन ऑन P2 इज हायर देन P1's क्लोज. ओपन प्राइस क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा. Open on P2 is higher than P1's close. Current market price at 3:20 p.m. on P2 is lower than P1's open price. If the two conditions satisfied, it would be logical to conclude that it is a bearish engulfing pattern. Risk averse क्या करेगा? Pattern 3 मतलब P2 के बाद वाला दिन will initiate the trade on the day after P2 only after ensuring that the day is a red candle day. Since the bearish engulfing pattern is a second day pattern, it makes sense to be a risk taker. However, they purely depends on the individual risk appetite. मतलब आप कहां पर रिस्क लेना चाहते हो, P2 में कि P3 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक जैसे हम लोगों ने बुलिश में भी देखा था. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन अनदर चार्ट से आप देख सकते हैं इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है. ठीक है, ये अंबुजा सीमेंट का है, ये अंबुजा सीमेंट से मैंने लिया था, आप देख सकते हैं. ठीक है, लुक एट द चार्ट बिलो अंबुजा सीमेंट. देयर आर टू बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म. दो है यहाँ पर, एक देखिए, ये यहाँ पर एक है, देख रहे हैं आप लोग? हेलो, क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए, ये भी एक बेरिश इंगल्फिंग है. ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, अब पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए. यहाँ पर आपने ये बेरिश इंगल्फिंग है, मतलब आपने ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ. पॉइंट टू बी नोटेड ज्योति, अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ. आपको लगा था कि मार्केट डाउन जाएगा, है ना, बट मार्केट डाउन तो गया नहीं, उल्टा मार्केट फिर से अप हुआ. तो ऐसे केसेस में अगर आप शॉर्ट करोगे तो क्या होगा? लॉस. थैंक यू सर. ऐसे केसेस में आपका शॉर्टिंग लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. बट सेकंड में जो हुआ ये आपको कंफर्म किया. ऐसे केसेस तो शॉर्टिंग के लिए ही जाने जाते हैं. दिस इज अ वेरी आइडियल सिचुएशंस फॉर शॉर्टिंग. आप शॉर्ट किया और अगला 3-4 सेशन में आपने प्रॉफिट बुक किया. तो दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों. हाँ बोलो. বলছি এখানে যে ফার্স্টে যে ফর্ম হয়েছে ওটা বিয়ারিশ হওয়ার পর ওটা বুলিশ হয়ে গেল কি করে? সেটাই তো বলছি, वही तो मैं बोल रहा हूँ. हो सकता है ना, आप सोच रहे थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, बट मानो कि मार्केट डाउन के बजाय बहुत सारा रीजन हो सकता है ना. से फॉर एग्जांपल मार्केट में नॉर्मल अप ट्रेंड था, ठीक है, नॉर्मल अप ट्रेंड था. अब नॉर्मल अप ट्रेंड में अचानक क्या हुआ, कि मार्केट में एक अचानक न्यूज आया, कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज आया, कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आया. आप सोच रहे थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, बट वो पॉजिटिव न्यूज इन मूवमेंट में आपको पता चला. तो जब भी इन मूवमेंट में मार्केट को ये पता चलेगा तो मार्केट उसको डाउन लेके जाएगा कि आप लेके जाएगा, बताओ? आप. तो एग्जैक्टली वही हुआ. इंगल्फिंग तो फॉर्म हुआ था, आप बड़ा खुश हो रहे थे, आप इंगल्फिंग फॉर्म हुआ था, बेरिश अप ट्रेंड में भी इंगल्फिंग फॉर्म हुआ था. यू आर बिकम वेरी हैप्पी, आप सोच रहे थे कि आप शॉर्टिंग करोगे. बट क्या हुआ अल्टीमेटली मार्केट डाउन ट्रेंड ना होके ये रेड कैंडल आपको कंफर्म कर रहा था कि मार्केट डाउन जाएगा, बट कुछ तो न्यूज है मार्केट में जिसके कारण मार्केट में अप ट्रेंड चालू हुआ, कुछ तो हो गया होगा. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना, मार्केट में, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए रेडी रहना पड़ सकता है. तो ऐसा केसेस में आपका ट्रेड सेटअप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है. क्यों नहीं जा सकता? ट्रेडर को तो रिस्क संभालना ही पड़ता है. आप कभी सोचते हो कि बिजनेस आज अच्छा नहीं जाएगा, अचानक देखते हो बिजनेस बहुत अच्छा चल गया. आप कभी सोचते हो कि आज बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा, देखते हो कि बिजनेस में कुछ नहीं हुआ. बिजनेस ट्रेडर सब एक ही कॉन्सेप्ट में होता है, कभी कस्टमर ज्यादा कभी कस्टमर कम, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपको समझना चाहिए कि कब हो रहा है, क्यों हो रहा है. अगर आप ये पैटर्न को देखते हैं, एक सेकंड मुझे रुको, मैं इन्फोसिस में अगर देखूं, বলুন কেউ কিছু বলছে? সুমন, হ্যাঁ, বলুন. একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম যে আমি এই ক্যান্ডেল স্টিক বোঝার জন্য বেয়ারিশ বা বুলিশ কদিনের ক্যান্ডেল স্টিক দেখবো? 1 উইক, 1 ডে, না 10 ডেজ, কতদিনেরটা দেখবো? এখানে ফলো করুন, দেখুন
এখানে কি কতগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে? হ্যাঁ, আমি ইনফোসিস আপনার এটা খুলে বসে আছি, এক সপ্তাহ এটা খুলে বসে আছি, আমি না না, অনেকগুলো দেখতে পেয়েছি। আমি সেটা বলছি না, এখানে কত রকম দেখতে পাচ্ছেন সেটা বলছি আমি। আমি যে দেখাচ্ছি কতগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মানে কত রকমের ভিউ দেখা যায় সেটাই বলছি আমি আপনাকে। হুম হুম হুম। হ্যাঁ, সে তো জানি তো, অনেক রকম আছে। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি আপনাকে কি 1 মিনিট থেকে নিয়ে 1 মান্থ পর্যন্ত হ্যাঁ, আপনি, সে তো জানি। ঠিক আছে, এবারে কনসেপ্টটা হচ্ছে কি আপনি কি ধরনের ট্রেডার হতে চাইছেন তার উপর ডিপেন্ড করছে কি আপনি কোন ধরনের প্যাটার্নটা দেখবেন বেশি। আপনার ট্রেড সেটআপের উপর ডিপেंड করছে। इट्स डिपेंड ऑन योर ट्रेड सेटअप। आप মানে अगर ধরুন শর্ট টার্মের জন্য যদি দেখি, মানে 10 দিন 15 দিন, यस ম্যাক্সিমাম এক अगर মাস। यस अगर आप वीकली बेसिस में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन दैट केस 1 वीक का आप पैटर्न देखिए। আচ্ছা আচ্ছা। अगर आप मंथली बेसिस में करना चाहते हैं तो आप फिर मंथली पैटर्न देखिए। अगर आप एक एक दिन का करना चाहते हैं तो फिर आप एक एक दिन का देखिए। আচ্ছা। ठीक है, ठीक है। सर हाँ बोलो सर। मेरा ना एक इन्फोसिस से रिलेट करके बायबैक का जो बात है ना, हाँ उससे एक क्वेश्चन क्रिएट किया मैंने। बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्रिएट किया तो बोल ही दो। सर जैसे कि हम लोग को मालूम है बायबैक तो मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है उस टाइम पे दिखाता है, बट ये भी पता है ना कि उन लोग का जो डायरेक्टर्स का हाथ में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्टेक होल्डिंग कम हो गया, इसलिए भी वो लोग वापस चाहते हैं ना वो शेयर का। हाँ हाँ, ये भी रीजन है बाईबैक का, वो हाँ तो हम तो लोग कंपनी लॉ में पढ़ते ही हैं। हाँ बोलो। हाँ तो जब वैसा हुआ तो दोनों रीजन है, एक पॉजिटिव भी है, एक ये जो स्टेक होल्डिंग कम होना वो नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव से सोच सकता है हाँ कंपनी की तरफ से। तो हाँ, उस टाइम पे ये बायबैक का न्यूज आना इसको पॉजिटिव कंसिडर करेगा या नेगेटिव कंसिडर करेगा? देखो अगर आपको मैं नॉर्मल केस में बोलूं, और भी एक रीजन होता है कि देखो मार्केट में आप चार्टर्ड स्टूडेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हो, आपको पता है बाईबैक में क्या होता है, ठीक है। मार्केट में और भी जो जानकार लोग होते हैं दे ऑल्सो नो कि बाईबैक में क्या होता है। कुछ लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि बाईबैक, कुछ लोग मतलब मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं उनको सिर्फ इतना पता होता है कि चलो 1574 में इन्फोसिस चल रहा है और इन्फोसिस ने बाईबैक करने का बात किया है और इन्फोसिस अपने ही शेयर होल्डर से सेम स्टॉक को 1750 के आसपास के प्राइस में बाई करेगा। आप मुझे बताओ कि एक नॉर्मल ट्रेडर जिनको कंपनी लॉ का नॉलेज नहीं है, जिनको बाईबैक का एग्जैक्ट बैकग्राउंड नहीं पता, वो इस सिंपल न्यूज से क्या आइडिया लगा सकता है? सर फिर तो सेंटिमेंट का बात आ गया कि प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर वापस कर दो। जो लोग होल्डर है शेयर का, जो लोग शेयर का होल्डर है पहले से, ठीक है, उन वो लोग ऐसे सोच सकते हैं कि और थोड़ा बाई करे, या फिर कुछ न्यू बायर आ सकता है, न्यू मेंबर जोड़ सकता है कंपनी के साथ कि कंपनी बाईबैक करेगा, चलो बाई कर लेते हैं। उनको पता नहीं कि किसको बाईबैक में मिलेगा किसको नहीं। करेंटली शेयर प्राइस चल रहा है 1574। अगर आप ख्याल करें कि जब से ये बाईबैक का न्यूज चालू हुआ है, अब लास्ट 5 दिन का डेटा देखिए या फिर लास्ट 1 मंथ का डेटा देखिए। ऐसा तो ये बाईबैक न्यूज चल रहा है अप्रैल से, ठीक है, लेकिन कंफर्म हुआ जून में, और जब से ये न्यूज फिर से मार्केट में आया, ठीक है, तब से ये मार्केट अप ट्रेंड ही है। क्यों? इन्फोसिस का ऐसे और भी देखो, इन्फोसिस ऐसे एक ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली न्यूज में रहता है, हाँ या ना। इन्फोसिस, रिलायंस, अदानी, मतलब जो बड़े कंपनीज होते हैं ना वो ऐसे ही न्यूज में होता है। जो निफ्टी 50 में अंदर आता है, बड़े कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है, उनका न्यूज ऐसे ही चलता है। उनको मतलब मार्केट में अप होने या डाउन होने के लिए ना, नॉर्मल केस में भी वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई स्पेशल बात हो जाए तो थोड़ा ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप 5 दिन में इन्फोसिस का मूवमेंट देख सकते हो ड्यू टू बाईबैक। ये एक कारण है। कई बार ऐसे होते हैं कि बाईबैक का न्यूज है पर फिर भी मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि हमेशा रहता है। बाईबैक का न्यूज है बट फिर भी मार्केट इतना पॉजिटिवली नहीं लिया बाईबैक को, ये भी हुआ है। अब वो देखना पड़ता है कि मार्केट में, जैसे आपने 2-3 सवाल किया, एक मार्केट में अपना स्टेक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मार्केट में अपना स्टेक को कंट्रोलिंग का पाने के लिए मार्केट में कंपनी बाईबैक करता है। दूसरा एक रीजन है कि मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए बाईबैक करता है। तीसरा एक रीजन हो सकता है कि कंपनी अपना ईपीएस बढ़ाने के लिए बाईबैक करता है ना। ऐसे 3-4 रीजन है कि नहीं है।
अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने के लिए बाईबैक करेगा, कॉन्फिडेंस शो करने के लिए कि भाई देखो मेरे पास मतलब मेरा अभी इतना जरूरत नहीं है मार्केट में शेयर को फ्लोट करने का, तो मैं बाईबैक करके उठा लेता हूं। कई बार क्या होता है ना, ज्यादा शेयर अगर मार्केट में फ्लोट हो तो वो शेयर कंपनी को ना फायदा नहीं देता, तो इसलिए कंपनी क्या करता है ना, अपना कंट्रोलिंग लेना चाहते हैं अपने पास, तो अपना स्टेक को कंट्रोल में लेने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए कंपनी बाईबैक कर लेता है। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको किस तरह से सोच रहा है। अब अगर मार्केट इसको पॉजिटिव वे में सोच रहा है, जैसे करंट जो कॉन्सेप्ट है इसमें ऐसा, मैं एग्जैक्टली आपको अभी डिटेल्स में नहीं जा सकता, बट इतना मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ, करेंटली जो इन्फोसिस के बारे में मार्केट सोच रहा है कि इन्फोसिस का स्टॉक में ग्रोथ है, इन्फोसिस का कॉन्फिडेंस लोगों को अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस जॉब क्रिएट कर पा रहा है न्यू, तो ये इन्फोसिस के बारे में मार्केट में एक गुड पर्सपेक्टिव रिसेंट ट्रेंड में, लास्ट 1 मंथ के ट्रेंड में अगर आप देखो तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो इन्फोसिस का शेयर में ग्रोथ लाया है। इवन आप इन्फोसिस का चार्ट को भी देखो, इन्फोसिस का चार्ट को भी अगर आप देखो, ये 1 दिन का चार्ट है, चलो मैं यहाँ पर 5 दिन का चार्ट बनाता हूँ, 5 दिन का तो है नहीं, अच्छा 1 दिन का ही देख लेते हैं। 5 दिन मतलब दिन का देखने से ही 5 दिन का मुझे मिल सकता है। अब अगर चार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो लास्ट 4-5 दिन में किस तरह से ग्रोथ हुआ है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि बाईबैक एक वन ऑफ द रीजन है जो रिसेंट ट्रेंड में इन्फोसिस का मूवमेंट का कारण है, क्योंकि इन्फोसिस का बाईबैक के कारण मार्केट को एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है कि कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के ऊपर, कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के ऊपर। ये एक रीजन दर्शाता है इन्फोसिस के बाईबैक का। कई बार ऐसे होते हैं, मैंने ऐसा भी देखा कि बाईबैक हुआ है बट रिसेंट ऑन दैट टाइम कुछ नहीं हुआ, बाद में कंपनी का मूवमेंट दिया है, मतलब जिस टाइम पे कर रहा है उस टाइम पे मूवमेंट नहीं है, उस टाइम पे ट्रेडिंग कुछ नहीं किया गया है, बट बाद में हो रहा है, मतलब मे बी 1 वीक लेटर। आप समझ रहे हो ज्योति? हाँ सर। ठीक है, मतलब जितना सारा 4-5 रीजन होता है ना, वो हर एक रीजन से इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि कंपनी बाईबैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, वो आप जितना गहराई में जाके सोच पाओगे, कंपनी का पूरा एनुअल रिपोर्ट रीड करोगे, कंपनी का मीटिंग के बारे में जो भी एजीएम में, ये 44th एजीएम में डिस्कशन हुआ है, तो आप इन्फोसिस का एजीएम का डिटेल्स निकालो, आपको पता चलेगा। ये थोड़ा फंडामेंटल बात हो गया जो टेक्निकल के साथ एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी मूवमेंट तो होता है, मतलब फंडामेंटल रीजन के कारण टेक्निकल पे मूवमेंट तो दिखता है सर, ये तो मैं बोलूंगा। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि, हाँ बोलो। বলছি রিলায়েন্সের যে এজিএমটা বেরিয়েছে तो ওখানে তো সব পজিটিভ নিউজই আছে, তাও ওটা রেডে চলে গেল কেন? मार्केट इस न्यूज को उतना पॉजिटिवली नहीं लिया है। रिलायंस का जो पॉजिटिविटी है, ट्रेडर के मन में रिलायंस के बारे में वो वाला फीलिंग नहीं आया। ट्रेडर इज नॉट हैप्पी, बट कुछ इन्वेस्टर्स काफी हैप्पी है। अब थोड़ा वेट करो, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस टाइम पे न्यूज मतलब एजीएम आता है, ट्रेडर को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये किसका मतलब कुछ पैटर्न में ना अभी भी ना कंफर्मेशन नहीं है। जैसे व्हाट्सएप के साथ जियो का बिजनेस आप लोग जानते होंगे शायद, व्हाट्सएप जियो का एक बिजनेस मॉडल लॉन्च होने वाला है ऑनलाइन शॉप का, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, होगा बोला है, कब से होगा डोंट नो। आप समझ रहे हो ना सर? जियो और गूगल के बीच में एक टाई अप हुआ है, अब ये टाई अप तो हुआ है बट कब से काम चालू होगा इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। ওখানে তোমার লেখা ছিল আগের বছর থেকেই টাই আপ হয়ে গেছে। আগের বছর থেকে हाँ टाई अप तो हुआ है, बट अभी भी ये लोग वर्क को मतलब स्टार्ट नहीं किया उस हिसाब से। व्हाट्सएप के साथ जो जियो का होने वाला बहुत दिन से झूल रहा है, कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया, अभी भी काम चालू नहीं है, तो कुछ मैटर। हाँ बोल। रिलायंस एनर्जीও আসছে हाँ, एनर्जी में, एनर्जी के कारण ही थोड़ा सा मूवमेंट होने का चांसेस है, बिकॉज एनर्जी में ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का, जो अदानी पावर, टाटा पावर जैसे कंपनी को, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशली कंपनी अपना एक अच्छा मतलब न्यू इम्पैक्ट लाना चाहता है, ये एक रीजन है। फिर वो आरामको का, सऊदी आरामको का चेयरमैन रिलायंस बोर्ड में आना, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए। तो लेकिन फिर भी ट्रेडिंग सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। देखो 1 वीक बाद मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि आफ्टर 1 वीक लैटर ये मूवमेंट लेगा। अब थोड़ा सा सबको फील करने दो कि क्या चलेगा नहीं चलेगा, फीलिंग्स कंप्लीट होगा फिर होगा, ठीक है, ख्याल रखना। अच्छा, ओपन हाई लो क्लोज बियरिंग इंगल्फिंग पैटर्न, ये तो हम लोग अभी इजीली समझ सकते हैं। पैटर्न 1 में ओपन हुआ था 214 में, हाई में गया था 220 में, लो में गया 213 में, क्लोज हुआ 118 में। तो ओपन 214 में और क्लोज हुआ 218 में, तो मतलब
ऑब्वियसली ब्लू कैंडल फॉर्म होगा, बट नेक्स्ट दिन जब कैंडल फॉर्म हो रहा है, ओपन हो रहा है 220 में और क्लोज हो रहा है 209 पे, ठीक है, 220 में ओपन होके 209, मतलब ये तो रेड कैंडल होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपना कैंडल को आराम से पहचान सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये वाला चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दिस चार्ट, हमारा करंट डिस्कशन इज दिस चार्ट, ठीक है। तो मतलब ये रीजन होता है इंगल्फिंग में बेरिशनेस जब हम लोग देखते हैं, तो ये बेसिक बातें हैं जो आप आराम से, bearishness and bullishness, bearishness is for your shorting opportunities and bullishness is for your buying opportunity, long जाने का opportunity के लिए, तो आप दोनों केस में देख सकते हो। तो मैं आपको इतना कहूंगा कि आप आराम से इसको एक बार चेक करो। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये इंगल्फिंग के साथ साथ दोजी क्रिएट हो जाए ना, इंगल्फिंग के साथ साथ दोजी क्रिएट हो जाए, आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या। मैं आज इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा रखूंगा आप लोगों के साथ कि ये भी मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में एक बड़ा ही स्पेशल फैक्ट है कि दो इंगल्फिंग के बाद एक दोजी। हेलो, क्या आप लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? सुमन, है दादा। दो इंगल्फिंग के बाद एक दोजी आ गया, अब इसका क्या मतलब है नेक्स्ट दिन बात करेंगे इसका, ठीक है। फिर हम लोग ये, इसका भी एक स्पेशल एरिया है, जब दो इंगल्फिंग के बाद आपको दोजी देखने को मिले, ये बड़ा ही स्पेशल फैक्ट आता है, वो फैक्ट भी बात करेंगे। इन द मेन टाइम आप लोगों को क्या करना है, आप लोग घर में अपना अपना जो भी कैंडल स्टिक्स है, कैंडल स्टिक्स को देखिए, जो भी कैंडल आप लोग सीख रहे हैं ना, अब फिर उसी को सिर्फ आप देखिए पहले, ठीक है। जब सारा का सारा सीख जाएंगे तब सारा का सारा एट ए टाइम देखेंगे, जब सारा का सारा सीख जाएंगे तब सारा का सारा मतलब एट ए टाइम सभी कैंडल्स को लेके डील करेंगे। बट अभी हम लोग जैसे जैसे सीख रहे हैं, अब वैसे वैसे ही अपना प्रैक्टिस को रखिए, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि करेंटली आप जैसे जैसे सीख रहे हैं आप वैसा कीजिए, फिर बाद में जब आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा तब आप एज पर कंप्लीशन के हिसाब से सारा का सारा डेटा को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे अगर सिंगल कैंडल स्टिक्स में मैं बात करूं, सिंगल में हम लोग ऑलमोस्ट क्या क्या कर लिए, मारूबुजू हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, ठीक है, आपका दोजी हो गया, ठीक है, नॉर्मल दोजी कर लिया हम लोग, फिर हम लोगों ने हैमर कर लिया, बुलिश हैमर, हैमर कर लिया, पेपर अम्ब्रेला का दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली, हैंगिंग मैन कर लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे करके हम लोग ऑलरेडी 4-5 कैंडल स्टिक्स कंप्लीटली समझ चुके हैं, तो आप सारा का सारा कैंडल स्टिक्स को समझ के उसी को आइडेंटिफाई करना सीखिए, मार्केट का नेचर को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे आप भी एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे, कंफर्म है, श्योर शॉट बन सकते हैं। नेक्स्ट दिन में ये मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में दोजी का क्या काम है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और फिर और भी मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में और भी कुछ अच्छा अच्छा कैंडल है, आई विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स आल्सो। तो आज तो मैं इतना ही रखूंगा। हेलो, थैंक यू। ओके तरुण बाबू, बाय सर। ओके बाय ज्योति, রাখছি দাদা। ओके रोशनी, टाटा। টাটা। सुमन बोलो, सुमन क्लियर तो? क्लियर। अच्छा ओके ओके बाय। बाय बाय। अच्छा टाटा।